वहां से जस्ट फिजिशियन बन करके वर्तमान में मेकाहारा में एज ए कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पे कंसल्टेंट रहने के पूर्व में आप एम्स रायपुर में भी सीनियर रेसिडेंट के रूप में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। तो हम चौपाल में डॉक्टर रोशन राठौर जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, मंच में डॉक्टर गंभीर सिंह जी आपको दिख रहे होंगे, हमेशा की तरह हमारे मंच के मार्गदर्शक हैं और अध्यक्षता करते हैं वो डीन रिम्स मेडिकल कॉलेज के। साथ में डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी हैं, सीनियर फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर अखिलेश दुबे जी सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, थोड़ी देर में हमारे साथ मंच शेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ हमारे अलग अलग जिला से जैसे डॉक्टर संतोष जी कवर्धा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मंजीत सिंह दिखाई दे रहे हैं, ये अपने रायपुर से हैं, डॉक्टर किरण साहू जी जुड़े हुए हैं। ऐसे भी थोड़ी देर में और भी पीएससी से डॉक्टर लोग हमारे पास में जुड़ेंगे। साथ ही कुछ पैरामेडिक्स स्टूडेंट्स और नर्सिंग के छात्र भी हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। डॉक्टर रोशन जी, आपका स्वागत है। माइक म्यूट करके हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करें। डॉक्टर रोशन, आवाज आ रही है हमारी आपके पास? डॉक्टर साहब, आपका माइक म्यूट में है रोशन जी। हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी आपको? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का चौपाल में मुझे करने के लिए। हाँ, मैं आप लोग से पहले ही क्षमा मांग लूंगा क्योंकि हम लोग, मैं और डॉक्टर गंभीर थोड़ा कुछ विशेष कार्य से आज शाम को अभी पिंडरा की ओर रवाना हो गए हैं और अभी हम रतनपुर पार किए रास्ते में है। अगर कहीं पे 10-15 मिनट बाद हमारी आवाज कट जाए या नेटवर्क चला जाए तो उसको आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। जी डॉक्टर रोशन जी। जी, तो मैं भी बोला था आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रदान किया कि मैं आपके बीच अपनी थोड़ी बहुत जो जानकारी है चेस से संबंधित वो शेयर कर सकूं। तो मैं खैर पहली बार आपसे से ताल्लुकात कर रहा हूं। गुड इवनिंग गौतम सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप सब तक? हाँ रोशन जी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर रोशन, आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर। और आपका अभिवादन सब स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर गंभीर और मैं साथ में ही बैठे हुए हैं जी सर, एक ही गाड़ी में। डॉक्टर शैलेश जी आपसे हैं। चलिए अगर हम बिना विलंब के ही आज की चर्चाएं चालू करते हैं। जैसा कि हमारे साथ जितने भी श्रोता यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको पता है, और डॉक्टर रोशन मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लगभग 2 महीने पूर्व हम लोगों ने यह कार्यक्रम को चालू किया था। कोरोना के साथ, कोरोना के बाद डॉक्टर गंभीर सिंह के मार्गदर्शन से, डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, डॉक्टर अखिलेश दुबे जी के सहयोग से मंच का संचालन करता आया हूँ। और कोरोना में हम लोगों ने प्रदेश के कई लोगों को इस मंच के माध्यम से लाभ पहुंचाया है। कई लोगों को वेंटिलेटर वाले बिस्तर मिल गए, ऑक्सीजन बेड मिले, और भी जो जरूरत थी हम लोगों ने कई लोगों का इसी मंच के माध्यम से होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट भी करवाने में मदद की है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा कि जागरूकता तो की कमी है हमारे क्षेत्र में, तो क्यों ना हम एक हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम को जारी रखें। और उसी क्रम में हमने प्रतिदिन शाम को 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में किसी न किसी विशेषज्ञ के साथ में परिचर्चा करते हैं, किसी न किसी बीमारी को लेकर के। कोरोना के काल में सांसों का बड़ा महत्व आ गया। हालांकि कभी फिल्मों में गाना जरूर हुआ करता था सांस को लेकर कि सांसों की जरूरत है, ये गाना याद आने लगा मुझे अचानक। तो पर उस समय सांस की कितनी जरूरत है ये समझ में नहीं आई। समझ में आई जब कोरोना काल में सांसों का महत्व लगने लगा, जब लोगों को बाहर पड़े हुए हमने सांसों में अवरोधन को देखने लगे, तो यहाँ से दिमाग में आ गया कि सांस की कितनी महत्व है। और जैसे जैसे हम वातावरण से, प्रकृति से दूर चले जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे श्वास की जो गति है कहीं न कहीं उसके चलन में कमी आने लगी है, जिसको आप भली भांति जानते हैं। वातावरण प्रदूषित हो चुका है, कई प्रकार की श्वास की बीमारियां होने लगी, आदमी चलते चलते हाँफने लगता है, बाद में मालूम चलता है कि चेस्ट में प्रॉब्लम है। पहले श्वास संबंधी बीमारी का केवल एक ही आदमी नाम जानता था कि टीबी हो गई है, लेकिन अभी बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। आपने भी एक अपने बायोग्राफी में एक बीमारी का नाम लिखा है, स्लीप, श्वास का और स्लीप से रिलेशन भी मैं समझना चाहूंगा कि श्वास और सोने का क्या संबंध है। तो आज एक विशेष शाखा भी बन गई, पल्मोनोलॉजिस्ट
जो पहले मिलते नहीं थे, और शायद रायपुर जैसे शहर में शायद एक ही पल्मोनोलॉजिस्ट हुआ करते थे। आज आप जैसे चिकित्सक यहाँ पे आ गए हैं, इनकी भरमार। इसका मतलब है कि बीमारी गंभीर होती चली जा रही है श्वास। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मंच अब आप ये से जानना चाहेगा कि श्वास संबंधित ये कौन कौन सी बीमारी है जो रायपुर में और छत्तीसगढ़ में अब अमूलता देखी जा रही है। डॉक्टर रोशन जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोरोना काल से पहले जो चेस्ट स्पेशलिटी थी उसके बारे में लोगों में जागरूकता बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से कोरोना के बाद से लोगों को भी फेफड़ों की समझ में आने लगा कि भाई फेफड़ा भी एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि दूसरे शरीर के अंग होते हैं, जैसे कि हार्ट। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन बहुत पहले से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कम डॉक्टर चेस्ट के स्पेशलिस्ट होने का कारण है कि हमारे यहाँ पे एमडी की सीट्स नहीं है। लेकिन आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष से 3 एमडी की सीट्स हमारे अंबेडकर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में आ चुकी हैं। तो आने वाले 3-4 सालों में हमारे पास हर साल से 3 एमडी चेस्ट के निकलते जाएंगे, जो कि अपनी सेवाएं देंगे और लोगों में फिर जो चेस्ट से संबंधित समस्या है उसका निराकरण बहुत आसानी से होता जाएगा। दूसरी बात, चेस्ट में बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो कॉमन बीमारियां होती है, जैसे टीबी आपने बताया, जो हम 200 सालों से पहले से जा रहे हैं टीबी से संबंधित। लेकिन आज टीबी से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी वो हमारे पास है, वो है टीबी के बाद के ठीक हुए मरीजों का। टीबी की तो होती है बीमारी, आप 6 महीने टीबी की दवा खिला देते हैं उसको, वो टीबी ठीक हो जाती है। लेकिन उस टीबी की ठीक होने के बाद भी जो फेफड़ों में दाग धब्बे रह जाते हैं, जो कैविटी के फॉर्म में होता है, फाइब्रोसिस के फॉर्म में होता है, वो उस पेशेंट को पूरी जिंदगी पीड़ादायक होती है। वो स्पेशली जब जो मरीज जो होता है 50 साल के ऊपर की उम्र हो जाती है, जब फेफड़ों की ताकत कम होने लगती है बिकॉज ऑफ एजिंग या बुढ़ापे की वजह से, उस टाइम में फिर उसको सांस लेने में दिक्कत, बार बार खांसी जुकाम होना, बार बार सेकेंडरी इन्फेक्शंस का होना, ये सारे सिम्टम्स उसको आते जाते हैं। तो सिर्फ टीबी ही चैलेंज नहीं है, टीबी को सही ढंग से ठीक करने के बाद उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फाइब्रोसिस, कैविटी डिजीज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, उनको मैनेज करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी कॉमन बीमारी आप सभी जानते होंगे, अस्थमा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ब्रोंकियल अस्थमा एक सांस की बीमारी होती है जिसमें सांस की नलियों में सूजन होती है, मेनली एलर्जी की वजह से। वो एलर्जी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसे जैसे शहरों की तरफ हम बढ़ते हैं, जो पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो बढ़ते जाता है। इंडोर एयर पोल्यूशन मतलब घर के अंदर का प्रदूषण भी उतना ही खतरनाक है जितना कि घर के बाहर का प्रदूषण, वायु प्रदूषण। क्योंकि जो घर के अंदर का प्रदूषण होता है वो आपके अस्थमा को ट्रिगर करता है। अस्थमा मेनली एलर्जीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि धूल हो गया, धुआं हो गया, मौसम में बदलाव हो गया, ठंडी चीजों का सेवन हो गया, बहुत तेज स्मेल, जैसे मच्छर अगरबत्ती हम कॉमनली यूज करते हैं मच्छर भगाने के लिए, वो बहुत ही एलर्जिक होता है। तीसरी चीज बहुत तेज परफ्यूम हो गई है। तो ये सारे चीजें जो होती है वो एलर्जी की काम करती हैं। जब यही एलर्जेंस हमारी फेफड़ों में पहुंचती हैं, जो सांस की नलियां होती है वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, सूजन पैदा होती है और सांस नली सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से ही सांस लेने में परेशानी, सीटी जैसी आवाज, सुई सुई घर घर की आवाजें आना, खांसी कई बार सूखी होती है, कई बार फिर उसमें कफ आने लगता है, ये सारे लक्षण आते जाते हैं जो कि अस्थमेटिक्स होते हैं। अस्थमा मेनली बच्चों में और यंग लोगों में देखने को मिलता है, 40 साल से कम उम्र के लोगों में, और यूजुअली जो है वो फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है 30-40 साल के एज के उम्र में। तीसरी बीमारी जो होती है वो होती है सीओपीडी, जिसको हम कॉमन बोलचाल की भाषा में दमा बोलते हैं। तो अस्थमा और दमा नाम सुनने में एक जैसा ही लगता है, दोनों का कारण भी वही होता है कि सांस नलियों में सूजन का होना और सांस नली का सिकुड़ना। लेकिन रोशन जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट गया है क्या? डॉक्टर शैलेश सर, माता बहनें होती हैं वो आ गई। हेलो, हाँ बोलिए रोशन, बोलिए। कंटिन्यू करें सर, बीच में कट गए आमतौर थे पर जो हमारी जो गांव साइड की जो माता बहनें होती हैं वो खाना पकाने के लिए कंडे का और लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं। तो ये कंडा और लकड़ी की वजह से जो धुआं बनता है, जो बायोमास फ्यूम बनता है, वो भी उतना ही हानिकारक है जितना कि एक सिगरेट स्मोकिंग। तो जो महिलाओं में सीओपीडी का जो मुख्य कारण है वो ये बायोमास फ्यूल एक्सपोजर है, जो कि कंडे या फिर लकड़ी के या कोयले के यूज करने में, ईंधन का जो हम यूज करते हैं, वो इसका मुख्य कारण होता है।
दूसरी जो डिफरेंशिएटिंग फीचर होती है अस्थमा और सीओपीडी में, वो होती है कि जो अस्थमा में सांस नलियों में सिकुड़न होती है वो रिवर्सिबल होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर रोशन के उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेट में। डॉक्टर शैलेश सर, डॉक्टर उपेंद्र, स्वागत है आपका। डॉक्टर शैलेश सर, बोलिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर रोशन का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। या कोई फोन आ गया होगा। वैसे भी चेस्ट फिजिशियन इस समय काफी व्यस्त चल रहे हैं। हाँ, चेस्ट फिजिशियन कुछ वो नेटवर्क का इशू था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था गूगल मीट। मेरे को भी वही लग रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है या मैं सोचा कोई फोन। जी कंटिन्यू प्लीज। जी, तो वो जो मेन जो ट्रीटमेंट पार्ट आता है सीओपीडी और अस्थमा का, उसमें हम जब इनहेलर्स, स्पेशली क्या होती है ना, जो अस्थमा या फिर सीओपीडी में जो ट्रीटमेंट होता है वो टैबलेट, सिरप ये सब नहीं होते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है इनहेलर्स। और ये इनहेलर्स में अगर अस्थमेटिक पेशेंट्स में क्या होता है ना कि सांस के लिए 100% रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप इनहेलर्स 2 पॉट्स भी लेंगे तो पेशेंट इमीडिएट रिलीफ करता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो नॉर्मल रहता है। लेकिन सीओपीडी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीओपीडी में जो सांस के में सिकुड़न हुआ है वो एक तरह से परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल या पार्शियली रिवर्सिबल होता है। मतलब आप इनहेलर्स लेते भी हैं तो वो हार्डली 30 to 40% की वो सांस की सिकुड़ी नली को वो सीधा कर पाता है, नॉर्मल कर पाता है। तो ये दोनों में ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। और जैसे मैंने बताया कि जनरली हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये कौन सीओपीडी कौन अस्थमा है, तो हमारा आगे का वो ट्रीटमेंट पार्ट बहुत ईजियर हो जाता है। तीसरी जो मुख्य बीमारी हम यहाँ देखने को मिलता है वो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। जैसे कि हमारा जो अंबेडकर हॉस्पिटल है, जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है, वो एक नोडल सेंटर है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज के। तो वो हमने बहुत सारे यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि बालको हो गया, आपका कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, हमारे रायपुर से चंदपुरी साइड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जिंदल हो गया, मोरेट, बहुत सारे। तो वहाँ के पेशेंट आते हैं जिनके लंग्स में उनके ऑक्यूपेशन, मतलब जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से फेफड़ों की बीमारी हमको देखने को मिलती है। जो कोयला खदान में काम करता है तो कोल वर्कर निमोकोनियोसिस, जो इस्पात फैक्ट्री में काम करता है उसमें आयरन लंग, ये सारे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं। चौथी जो मुख्य बीमारी हमको देखने को मिल रही है वो है आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें जो फेफड़े, सांस की नलियां होती है, उसके आगे में एल्वुलस होती है, एल्वुलाई होती है, वहां पर की बीमारी होती है जिसमें एल्वुलस की जगह के जो एल्वुलस जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वहां पे फाइब्रोसिस होती है। ये बहुत माइल्ड फाइब्रोसिस होती है, बहुत छोटी फाइब्रोसिस होती है जो कि बहुत इजीली पिकअप नहीं हो पाती है। लेकिन जो पेशेंट इनिशियली प्रेजेंटेशन होता है वो इसको सांस में दिक्कत होती है। पहले पेशेंट कुछ काम करता है उस टाइम सांस फूलने लगती है। जब वो पेशेंट बाद में धीरे धीरे जब आईएलडी बढ़ती जाती है तो फिर उसको इवन वॉक करने में, घर के रूटीन काम करने में भी सांस फूलने लगता है, सूखी खांसी आना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो आईएलडी भी है जो कि बहुत सारे केस में अनडायग्नोस्ड रह जाती है, क्योंकि जैसे किसी को सांस में दिक्कत होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर लगता है नहीं यार इसको तो अस्थमा होगा, दमा होगा, तो फिर उनको वो टैबलेट, सिरप्स, इनहेलर्स यहाँ तक सब दे देते हैं। लेकिन आईएलडी में ये इनहेलर्स, ये टैबलेट या सिरप उतने इफेक्टिव कारगर नहीं होते हैं। उसका हमें कारण ढूंढना पड़ता है और उस कॉज को हटाना पड़ता है, और साथ में एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स हम उसमें यूज करते हैं। जैसा कि आप सभी कोविड के टाइम पे जानते ही होंगे, आप निंडाटेनिब, परफेनिडॉन, ये 2 दवाइयों को बहुत लोगों ने यूज किया है कि कोरोना के फाइब्रोसिस को रोकने के लिए, क्योंकि जितने कोरोना में दवाइयां आई थी वो तो सब एक्सपेरिमेंटल दवाइयां थी, कोई डेफिनेट दवाई तो थी नहीं हमारे पास। तो सभी ने निंडाटेनिब, परफेनिडॉन का यूज किया कोविड को ठीक करने के लिए। लेकिन ये दवाइयां हम पिछले 10 सालों से यूज कर रहे हैं हमारे मरीजों पे जिनको लंग्स में फाइब्रोसिस होता है आईएलडी की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर डिजीज। तो बहुत से लोगों भी देखने को मिला कि इन्हें कहा कि ये दवाइयां कारगर रही है उनके मरीजों में, बट हमने जो देखा यहाँ पे तो निंडाटेनिब या परफेनिडॉन का कोई खास असर नहीं रहा है कोरोना के मरीजों में। जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हुआ था लोगों को, वो खुद से ठीक हुई है अपने आप। जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होते चले गए, उनका कोरोना का फाइब्रोसिस खुद से रिजॉल्व होता गया है। तो एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स निंडाटेनिब, परफेनिडॉन का इतना कोई खास असर हमको देखने को नहीं मिला है पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस में।
जो पांचवी बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि नरेंद्र साहब ने बताया था कि स्लीप का क्या रिलेशन है, तो स्लीप भी एक अनटच्ड सब्जेक्ट रहा है चेस्ट में, जो कि बहुत से लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं स्लीप का। स्लीप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में खाना पीना आराम जितना आवश्यक है, उससे भी ज्यादा आवश्यक है नींद का होना। अगर आप खुद ही अनुभव किया होगा, अभी आप किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती, तो आप नेक्स्ट डे कैसा फील करते हैं। तो एक पेशेंट जब वो रात में सोने जाता है, उसको 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। अगर वो 6 से 8 घंटे का नींद नहीं ले पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिससे फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, बहुत सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स में डायबिटीज का 20 टाइम्स ज्यादा डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं उन मरीजों को। हाइपरटेंशन 20% ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, 20 गुना उनका। हार्ट अटैक होने के 80 गुना चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उनमें, और बहुत सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आती जाती है उनमें, अगर स्लीप का प्रॉपर उनमें स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं है तो स्लीप भी उतना भी जरूरी है जितना कि हमारा खान पान है। स्लीप का जो हम कॉमन पैटर्न देखते हैं जनरली, वो हम पेशेंट में जिनका BMI मोर देन 32 होता है, जनरली उनमें मिलता है, बिकॉज ऑफ उनका शॉर्ट नेक, या फिर जो गले की मसल्स होती है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है, हवा जो है वो फेफड़ों में पहुंचती है, वहां पे अवरोध उत्पन्न होती है। जनरली क्या होता है, जब आप सोते हैं, अब जब आप जागते रहते हैं, तो जो मसल्स होती हैं फेरिंग्स के पास में, हाइपोफेरिंग्स के पास में, उसको ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, ओपन करके रखता है कि भाई आप ब्रेथ कर रहा है पेशेंट, तो हमको हवा अंदर फेफड़ों में भेजना है। लेकिन आप जब सो जाते हैं तो उन मसल्स पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं हो जाता है, नील हो जाता है, क्योंकि ब्रेन भी स्लीपिंग स्टेज में पहुंच जाती है। तो वो जो मसल्स होती हैं फेरिंग्स की, हाइपोफेरिंग्स की, वो रिलैक्स हो जाती हैं, और जो पैसेज था वो पैसेज को वो छोटा हो जाता है, या कई बार वो कंप्लीटली भी ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट सडन से चोकिंग सेंसेशन लेके उठता है, भाई मेरे को हवा ही नहीं आ रहा है, सांस ही नहीं आ रहा है बोल करके। जब उठता है फिर थोड़ा सांस आता है, इस दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला जाता है। कई बार पेशेंट्स में हम स्लीप स्टडी करते हैं इसको डायग्नोसिस के लिए, हमने देखा कि पेशेंट का 30% 40% तक ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो एक ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम जो होता है, स्लीप का एक बीमारी का सब टाइप है, वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जनरली ओबीस पेशेंट में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ओबीस है या जो मोटे लोग हैं उनमें ही स्लीप बीमारी मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दूसरे थिन पतले लोगों में भी देखने को मिलता है, जिनमें कुछ बीमारियां रहती हैं, नाक कान गले संबंधित कुछ बीमारियां होती है, या फिर आपका ब्रेन जो स्लीप के लिए स्टिमुलेशन देता है, इंपल्सेस देता है, उसका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग अगर है तो स्लीप की बीमारियां आती हैं। कई बार COPD जो होती है वो खुद में स्लीप का कारण बनती है। अगर आपकी सांस क्रिया परसिस्टेंटली लगातार सिकुड़ी हुई है तो फेफड़ों में हवा पहुंच नहीं पा रही, इसके सैचुरेशन कम होता है और पेशेंट चोकिंग सेशन लेके उठ जाता है, उसका स्लीप पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्लीप की बहुत सारी अलग बीमारियां होती हैं, तो उसको हम डायग्नोसिस के लिए पॉलीसोनोग्राफी एक टेस्ट होती है, जिसमें हम पेशेंट को पूरी रात पे नींद का उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। कंप्यूटर पे बहुत सारे लीड्स लगे होते हैं, EEG, ECG, OAG, बहुत सारे पैरामीटर्स हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट का, और देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम उसको अपर एयरवेज में है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, कि जो दिमाग है वो इंपल्सेस डिलीवर नहीं कर पा रहा है, उसको इसको स्लीप में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद हम उसको कॉज पे पहुंचते हैं, कारण क्या है, और फिर उस कारण का हम रेमेडी करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आता है, गले के पास में उसका रुकावट आ रहा है उसमें, तो हम पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए सलाह देते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आते हैं जिसमें वो करेक्ट हो जाता है, परमानेंटली ठीक हो जाता है पेशेंट। कई बार कॉज नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम होते रहता है, तब बाईपैप थेरेपी का हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। एक बाईपैप मशीन, जैसे आपने सब जानते होंगे ICU में यूज होता है वो, तो हम वो बाईपैप मशीन डिपेंड अपॉन कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है वो पेशेंट को टाइट्रेट करके देते हैं। हम फिर से स्लीप स्टडी करते हैं पेशेंट का, एक विदाउट मशीन बाईपैप मशीन के, और नेक्स्ट टाइम पे हम उसको बाईपैप मशीन के साथ में टेस्ट करके देखते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रेशर का है कि 10 सेंटीमीटर का है कि 15 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का है, डिपेंड अपॉन उसकी सिवियरिटी और उसका स्लीप में पैटर्न कैसा है, ऐसा करके हम उसको स्लीप स्टेज को टाइट्रेट करते हैं। तो ये 5-6 बीमारियां हैं जो मैंने आपको जो बताई हैं, ये कॉमनली हमको रायपुर में देखने को मिल रही है। पहले स्लीप का उतना ज्यादा पेशेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में स्लीप भी एक बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस अब बढ़ रहा है। तो ये चंद बीमारियां जो मैंने गिराई ये बहुत कॉमन है, बाकी बहुत सारी अलग बीमारियां छोटी छोटी होती है, वो रेयर काइंड ऑफ बीमारियां होती है, वो धीरे धीरे अपन डिस्कस करते जाएंगे जैसे कोई केसेस आते जाते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर रोशन, आपने बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारियां अपने प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की दे दी है। मैं अब हमारे वरिष्ठ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं
कि कुछ जिज्ञासाओं को मंच पे रखा जाए जिसमें हाँ, आप हाँ। डॉक्टर रोशन जी देंगे। जी सर। हाँ रोशन जी नमस्कार। अभी अब सर, जैसे कोरोना की थर्ड लेयर आने का अक्टूबर में अनाउंस हो रहा है डेल्टा वेरिएंट के द्वारा। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में 8 लाख वैक्सीनेशन हुआ है, छत्तीसगढ़ हल्का सा पिछड़ा हुआ है पर गति पकड़ लेगा ऐसा लग रहा है। तो आप कितनी संभावनाएं देख रहे हैं कि थर्ड लहर आने की, या हमको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग उसी तरह करना चाहिए जैसे हम करते आ रहे हैं? इस पे जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि थर्ड वेव जैसे बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इवन एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने भी ये चीज कहा था कि वेरी सून द थर्ड वेव विल हिट टू इंडिया, और ये इनएविटेबल है। तो जैसा पिछले ट्रेंड में हमने देखा था कि दुनिया के दूसरे देशों में भी सेकंड लहर आए थे, और थर्ड लहर भी बहुत से कंट्रीज में भी देखने को हमको मिल रहे हैं। जैसे ब्रिटेन में भी थर्ड वेव आ रहा है अभी, उनके यहाँ तो पूरा ज्यादा अच्छा वैक्सीनेशन है उनके यहाँ पे, के बाद भी उनको यहाँ पे थर्ड वेव जैसे संकट दिख रहे हैं। तो एक तरह से मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि हमें अभी भी इस चीजों को लाइटली नहीं लेना है। कोरोना अब खत्म हो गया है कि कोरोना अब नहीं है, और डेल्टा वेरिएंट वो तो बहुत सारे वेरिएंट आते रहेंगे। मैं एक चीज भी आपको शेयर करना चाहूंगा, अभी लास्ट एक हफ्ते में मैंने ऐसे 2 केस देखे हैं जिनमें टिपिकल सिम्टम्स कोविड के थे। मतलब पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लेके एडमिट हुई, सैचुरेशन उसका 80% 70% के बीच में आके एडमिट हुई थी। जब हमने उसका हिस्ट्री लेने की कोशिश की तो सी सैड की उसको 10 दिन पहले फीवर आया था, उसके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स CRP जो था वो काफी रेस्ट था, डी डाइमर भी 6 टाइम हायर था उसका। सिटी स्कैन में जो पर्टिकुलर लीजन्स जो कोविड में मिलते हैं उस टाइप का नहीं था, इसका डिफ्यूज ग्राउंड ग्लासिंग था फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये एक अगेंस्ट फीचर था उसका। RT-PCR 2 बार कराया, दोनों बार नेगेटिव था उसका। अब लेकिन दूसरा हमें कॉज समझ में नहीं आया उस पेशेंट का, हमने उसको कोविड ही माना, हमने कोविड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसको चालू किया। बट अब ये मैं कैसे समझा सकता हूँ किसी को कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये क्यों डिटेक्ट नहीं हुआ। RT-PCR में डिटेक्ट होना चाहिए था। तो ये कुड बी सम फॉर्म ऑफ म्यूटेंट वायरस, क्योंकि हम जो RT-PCR जो कर रहे हैं उसमें एक जीनोमिक सीक्वेंस है, हम उस जीनोमिक सीक्वेंस को टैली कर रहे हैं जो हमारे पास सैंपल आ रहा है उसमें। अगर वो मैच हो रहा है तो हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है, मैच नहीं हम बोलते हैं नेगेटिव है। तो कुड बी कि वायरस अपने आप को म्यूटेंट बहुत ज्यादा कर लिया हो, जिसमें हम जो RT-PCR कर रहे हैं उस सैंपल को पकड़ नहीं आ रहा हो, उसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट है। कि सिटी स्कैन में जो उसका पेरिफेरल लीजन्स में ग्राउंड ग्लासिंग होना चाहिए था, समटाइम सेंट्रल में भी आता है, और मेनली सब पूरे लीजन्स में वो इन्वॉल्व करता था। ग्राउंड ग्लासिंग था कोरोना में जो हम कोविड स्कोरिंग करते थे उसमें, लेकिन इसमें 2 केसेस में बिल्कुल डिफरेंट था और RT-PCR भी नेगेटिव आया था। और अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट को फिर एम्स रेफर हुआ, फिर एम्स में 2 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई। तो मैं आप सभी से इसी रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे लिए अभी और बड़ा चैलेंज लेके आगे आने वाली है कोरोना जो है, क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी खत्म होने वाली है और ट्रीटमेंट रिसोर्सेज तो है ही नहीं हमारे पास। ट्रीटमेंट कुछ पर्टिकुलर कोविड के लिए जो हम देना चाहिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो ये आगे चल के हम लोग के लिए बहुत चैलेंज होने वाला है। हम सबको अभी से ही मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का विशेष रूप से ध्यान देना है। रही सवाल वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन इफेक्टिव है लेकिन आपको इन्फेक्शन रोकने के लिए इफेक्टिव नहीं है। वो आपको डिजीज जब होगी तो उसकी सीवियरिटी को रोकने के लिए इफेक्टिव है, कि आपको पर्टिकुलर यह है कि जो सीवियर निमोनिया होना चाहिए था, पल्मोनरी निमोनिया होना चाहिए, रेस्पिरेटरी फेलियर होना चाहिए, उसके चांसेस को 60 to 80% तक कम कर रही है। तो सिर्फ वैक्सीन के भरोसे ही हमें नहीं बैठना है, हमें खुद भी प्रिकॉशन लेना है। और हम जैसे हमारा वैक्सीन जो है, जो हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, उसकी मैक्सिमम इफिकेसी है जो अप टू 90% है, उसके ऊपर नहीं है। तो 60 to 90% ही उसकी इफिकेसी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें 100% वैक्सीन पर रिलाय नहीं होना है, हमें अपना बचाव करना है, क्योंकि बचाव ही अभी उपचार है कोरोना के लिए। जी रोशन जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। शैलेश सर, एक प्रश्न डॉक्टर रोशन से मुझे करना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो एक प्रचलन है, बीड़ी का और सिगरेट का भी प्रचलन काफी ज्यादा है, खास करके जब हम ट्राइबल एरियाज पे घूमते हैं, वनांचल क्षेत्रों में जाते हैं तो बीड़ी पीने का खास प्रचलन है। ऐसे पेशेंट नजर आते हैं, मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे कि हमारे यहाँ COPD के पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को यदि कोविड का संक्रमण हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। ठीक होके घर के, हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो,
डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपका क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं सुन लिया हूँ। हाँ ठीक है, कर लीजिए सर, आप कर लीजिए। हाँ रोशन जी, डॉक्टर नरेंद्र ये पूछना चाह रहे हैं कि अपने छत्तीसगढ़ में बीड़ी और सिगरेट का, वनांचल में बीड़ी का बहुत ज्यादा प्रचलन है। हाँ शैलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है रोशन जी? हाँ शैलेश जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ, तो उनका ये क्वेश्चन है कि बीड़ी का प्रचलन और बहुत ज्यादा वनांचल में है, तो जो स्मोकिंग हैबिट्स हैं ये कितनी ज्यादा आदमी को नुकसान पहुंचाएगी कोरोना काल में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो दूर से बोल रहे हैं, ये उनका क्वेश्चन है। जहाँ अभी आवाज आ रही क्या मेरी? अभी आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज अब आ रही है। हाँ, बीच में नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। रोशन जी, मेरा प्रश्न यह था कि हमारे यहाँ पे बीड़ी का प्रचलन बहुत ज्यादा है वनांचल क्षेत्रों में। अब ऐसे लोगों को यदि कोविड का संक्रमण हुआ था और क्योंकि उनकी बीड़ी छूटती नहीं है, तो पोस्ट कोविड ऐसे सीओपीडी के पेशेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या सुझाव होगा और आने वाले समय में उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? जी, जैसे मैंने बताया कि जो स्मोकिंग है, बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो चाहे हुक्का हो चाहे गंजा हो, ये सारी चीजें जो है वो सीओपीडी कराती हैं। दूसरे को सीओपीडी नहीं भी करा रही है तो जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उसमें मोर देन 400 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कैंसरोजेनस के अलावा दूसरी रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम होती है, हमारे सांस नलियों की जो ऊपर की स्किन होती है, समझिए एक तरह से, वो उसमें नुकसान पहुंचाती है और वो दूसरे इन्फेक्शंस को इनवाइट करती है। अगर आपकी सांस नली ऑलरेडी ब्रीज्ड है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग की वजह से, तो उसमें वायरस का इनॉकुलेशन और उसका प्रोलिफरेशन बहुत रैपिड होगा एज कंपेयर टू दूसरे जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं, क्योंकि आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र लंग्स की है कि जो बाहर से कोई इन्फेक्शन आए उससे लड़ने की, वो उतनी मजबूत नहीं है गई है स्मोकिंग की वजह से। तो पहली चीज, आप ज्यादा रिस्क जोन में है। मान लीजिए एक हेल्दी इंडिविजुअल को 1 लाख वायरस पार्टिकल चाहिए इन्फेक्टिव डिजीज करने के लिए कोरोना का, लेकिन आपके में जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो ऑलरेडी ब्रीज्ड है, तो आपके में वो 1 लाख नहीं बल्कि 10,000 में भी कोरोना अपना काम कर जाएगा। वो जो इन्फेक्शन करना है, डिजीज कराना है, निमोनिया कराना है, वो सारी चीज। दूसरी चीज, ट्रीटमेंट पार्ट में अगर आपका लंग्स हेल्दी है, अगर आप नॉन स्मोकर हैं, तो अगर मान लीजिए आपका लंग्स में 20% इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, आप बिल्कुल रूटीन जैसा रहेंगे, आपको सजेशन फॉल नहीं होगा। लेकिन ये चीज अगर सीओपीडी आपके साथ में है तो वो 20% भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, आपको सजेशन रैपिडली फॉल होगा। तीसरी चीज बात करते हैं ट्रीटमेंट की। कोविड को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, हम ट्रीटमेंट तय करते हैं इसके सिम्टम्स का। तो अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा है तो आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो इन सीओपीडी पेशेंट में अगर आप हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं तो इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि CO2 रिटेन करते जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर आप हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे उनको तो वो CO2 रिटेन करते जाएंगे, रिटेंशन की वजह से उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, बाद में पेशेंट कोमाटोस हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है सीओपीडी पेशेंट्स में। अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीजन देना होता है सीओपीडी पेशेंट्स को। उनका सैचुरेशन हमें 90% 92% के बीच में मेंटेन रखना होता है, लेकिन कोविड में आप 90-92% आप मेंटेन नहीं कर पाते हो, आपको हायर सैचुरेशन में जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी चीज, जो दवाइयां आप यूज करते हैं सीओपीडी के लिए, वो कई बार हमको किसी जैसे, अगर आप दूसरे जैसे कोविड के ट्रीटमेंट आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज वगैरह देते हैं तो उनके हम साथ में कई बार नहीं दे पाते हैं, तो ये अल्टीमेटली पेशेंट का लॉस है। तो स्मोकिंग सिर्फ वायरस के इन्फेक्शंस को नहीं बढ़ा रहा है, आपका वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो स्मोकर्स हैं, जो सीओपीडी पेशेंट्स हैं, जिनमें अगर कोरोना होता है तो उनका आउटकम हेल्दी इंडिविजुअल से कम 50% कम हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इंग्लैंड में स्टडी भी हुई थी, दे फाउंड कि अस्थमा मरीजों में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है और उनमें मोर्टिलिटी भी कम हुई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इनहेलर का यूज करते हैं। इनहेलर में बुडेसोनाइट होता है, जैसे अभी आप रिसेंट लास्ट पिछले मंथ देखा होगा कि एम्स की गाइडलाइन में भी उन्होंने इनहेलर बुडेसोनाइट को रेकमेंड किया था माइल्ड डिजीजेस में। तो बुडेसोनाइट का दो इफेक्ट देखने को मिला है, नॉट ओनली एक इन्फेक्शन को रोक रहा था बल्कि ये डिजीज के प्रोग्रेशन को भी कम कर रहा था, बिकॉज वो बुडेसोनाइट आपकी सांस लेने को, सूजन को वो कम कर रहा था ओवरऑल। तो इनहेलर्स अगर आप साथ में ले रहे हैं तो वो कोरोना में बचाव के लिए आपके लिए है, लेकिन ओवरऑल स्मोकिंग अगर साथ में है तो आपका कोरोना में आउटकम बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। जी नरेंद्र जी। जी डॉक्टर, एक प्रश्न और लेता हूँ, उसके बाद शायद हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी जिस तरह से शहरों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो देखने में आ रही है कि अस्थमेटिक पेशेंट काफी बढ़ रहे हैं।
और उसपे से मैं एक कुछ समय पहले पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो कुछ डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि जो हम ये मास्क लगाते हैं, जो गमछा जिसका लड़कियां बांधती है, इसमें भी डस्ट पार्टिकल बैठते हैं और इससे भी इस प्रकार की बीमारी होने के खतरे रहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न कंट्रोवर्शियल आपके पास में कि सर एक समय मास्क लगाना अनिवार्य हो रहा है, अब हम रोड पे आएंगे, सड़क पे घूमेंगे और जो गाड़ी की डस्ट हमारी मास्क पे जमा हो, क्या उससे अस्थमेटिक या जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने की संभावना, जो इन्फेक्शन है बढ़ तो नहीं जाएगी? देखिए, आपने वो जो आर्टिकल पढ़ा होगा नरेंद्र जी, आई थिंक कि वो जो डॉक्टर साहब उन्होंने प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं कर पाया होगा। देखिए, मास्क जो हम पहनते हैं, चाहे N95 मास्क पहने या कपड़े का भी सिंपल मास्क पहने, तो उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो पोल्यूटेंट होते हैं, चाहे वो पॉलन ग्रेन्स हो चाहे परागकण हो, वो उसमें फिल्टर्ड हो जाते हैं। तो पहली चीज, अगर आप मास्क लगा रहे हैं, प्रॉपर ढंग से मास्क यूज कर रहे हैं, तो आपके अस्थमा के होने के चांसेस या फिर अस्थमा के ट्रिगर होने के चांसेस, खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एलर्जी से एक बैरियर का काम करता है एक मास्क। तो मास्क आपको न सिर्फ कोरोना से बचा रहा है, बल्कि आपको वो एलर्जी से बचा रहा है। इवन अभी कोरोना काल में हमारे पास अस्थमा के पेशेंट बहुत कम पहुंच रहे हैं। इवन टीबी का इंसिडेंस भी, जो स्पुटम का माइक्रोस्कोपी करते हैं, जब भी स्कैनिंग वगैरह करते हैं, जैसे हम टीबी का डायग्नोसिस करते हैं, उसके इतने कम नंबर से पॉजिटिव आने का कारण भी एक तरह का मास्क है कि लोगों में अवेयरनेस आया है, लोग मास्क लगा रहे हैं। तो जो पहले टीबी की बीमारी हमको मतलब पर डे हम मान लो 250 स्पुटम सैंपल का स्टडी कर रहे थे या रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसमें मान ली 100% पॉजिटिव निकलते थे, वो आज में 2 या 3 लोग निकल रहे हैं। इसका कारण है मास्क। अस्थमा के पेशेंट हमारी ओपीडी में बहुत कम पहुंच रहे हैं, उनको जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है इनहेलर्स, उसमें बहुत रिलीफ है उनको, जिसका कारण है मास्क। दूसरा सवाल ये है कि वो मास्क में अगर मान लीजिए डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं तो वो क्या खतरनाक है। लेकिन आपने देखा होगा कि मास्क का एक प्रोटोकॉल है कि आपको N95 को कितना दिन यूज करना है, कपड़े के मास्क को कैसे यूज करना है, ये सबका प्रोटोकॉल है। अगर आप कपड़े के मास्क को पहन रहे हैं तो सिंगल यूज होता है, आपको इमीडिएटली उसको वॉश करना है 3 घंटे में। तो अगर आप मान लीजिए मास्क को 30 दिन यूज कर रहे हैं तो उसको रेगुलर वॉश करते रहिए। आप मास्क स्पेयर में रखिए, एक वॉश के लिए डालिए, दूसरा सुखा आप उसको यूज करिए। N95 मास्क का भी वही सेम प्रिंसिपल है, आपको सिंगल 3 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना है N95 मास्क को। तो जो भी डस्ट पार्टिकल मास्क में चिपका होता है, आप उसको वॉश कर रहे हैं रीयूज करने के लिए कपड़े के मास्क को। तो मेरे ख्याल से वो जो आर्टिकल आपने पढ़ा है, आई थिंक मैं उतना सहमत नहीं हूँ उस बातों से कि मास्क से अस्थमा है उसके कारण बढ़ रहे हैं। जी नरेंद्र जी। रोशन जी, पूछना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मास्क को लोग उसी तरह उपयोग कर रहे हैं हमारे राजधानी में, जैसा कि लोग हेलमेट का प्रयोग करते हैं। ट्रैफिक पुलिस को देख करके हेलमेट लगाते हैं और ट्रैफिक पुलिस को देख करके ही मास्क लगाते हैं। और जब उनसे पूछा जाए, क्योंकि मैं अभी कल ही था एक चौराहे पे खड़ा, तो एक महिला बेचारी, उन्होंने रोका होगा, पुलिस की रही होंगी, कि आपने मास्क नहीं लगाया, तुमके 10 बहाने थे। मैं अस्थमेटिक पेशेंट में सुन रहा था चौराहे पे, मैं अस्थमेटिक पेशेंट हूँ और मुझे ये मास्क लगाया हूँ ना, तो बहुत देर तक लगाने से प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, इसलिए मुझे डॉक्टर ने बोला है कि बीच बीच में मास्क को ऊपर नीचे करते रहो। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर बिल्कुल कभी नहीं बोलते हैं जी कि आप मास्क निकालिए पब्लिक प्लेस में बोल के। आप घर पे हैं तो आपको बिल्कुल मास्क अब नहीं लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि अब घर में आप मास्क लगा के बैठना तो मुश्किल है हर किसी के लिए 24 घंटे मास्क लगाना। तो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल मास्क लगाना है आपको, और हर समय मास्क लगाना जब भी आप बाहर रहेंगे। तो चलिए, मैं तो बिल्कुल वही प्रश्न पूछता हूँ जो रोड में लोग पब्लिक करती है। अब डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल को ओवर कर रहा हूँ। डॉक्टर शैलेश सर, आप ले जी। हाँ, कोई दर्शकों के क्वेश्चन हो तो रोशन डॉक्टर साहब हैं, दर्शक लोग पूछ सकते हैं पहले। ऑडियंस से कोई क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए मंजीत जी। हाँ शैलेश सर, मंजीत बोल रहा हूँ। जी बोलिए मंजीत जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि अभी तक हम लोग जो है पल्मोनरी टीबी की बात करते आ रहे हैं, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी बहुत काफी है हमारे भारत देश में, और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग भी थोड़े से उसको कैजुअली लेते हैं, या कई बार डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाता, बहुत लेट डायग्नोस होता है। तो सर थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो कैसे फैलता है और उसका डायग्नोसिस करने का तरीका कैसा है, नंबर 1। और दूसरा, फीमेल को जो जेनेटल टीबी होता है उसका क्या क्या रिकरपशन हो सकता है, वो थोड़ा सा बताएंगे सर। जी बिल्कुल, थैंक यू मंजीत जी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है, देखिए पहली चीज जो पल्मोनरी टीबी होती है उसमें जो बैक्टीरिया का बर्डन होता है, मैग्मेटिक ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है लंग्स में। तो
वो इजिली ऑप्टेनेबल होता है। इवन आप स्पूटम निकालते हैं पेशेंट का तो उसमें आप डायग्नोस कर सकते हैं। जो चैलेंज होता है एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में वो होता है कि स्पेसिमेन निकालना। मान लीजिए लिम्फ नोड का टीबी है, कहीं पे गठान है, आप उसके इजिली मटेरियल एस्पिरेट कर सकते हैं कहीं से भी, चाहे वो गले के ऊपर हो चाहे एक्सिलरी लीजन में हो, वहां से आप इजिली मटेरियल निकाल सकते हैं। उसका आप जीन एक्सपर्ट करा लीजिए या फिर सेविना टेस्ट करवा लीजिए, साइटोलॉजी करा लीजिए, हिस्टोपैथ करा लीजिए बायोप्सी निकाल करके। लेकिन क्या होता है कई बार की एक्स्ट्रापल्मोनरी जैसे कि बोन ट्यूबरकुलोसिस है, तो बोन ट्यूबरकुलोसिस आप बायोप्सी हर बार किसी पेशेंट का नहीं निकाल सकते हो बोन से, तो हम उसमें फिर रेडियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स को देखते हैं पेशेंट्स का। तो एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ना तो सिर्फ डायग्नोस्टिक में चैलेंज है बट ये ट्रीटमेंट में भी उतना ही चैलेंजिंग है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आप 6 मंथ टीबी की दवा कराते हो, पेशेंट बढ़िया रिकवर हो जाता है क्योंकि उसका जो लंग्स में पेनिट्रेशन है ड्रग्स का वो बहुत अच्छा होता है, जिससे जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लिम्फ नोड में चाहे मेनिंजेस हो चाहे ब्रेन में हो, ये सब जगहों पे टीबी का जो दवाई का पहुंच है वो बहुत, स्पेशली सीएनएस टीबी की हम बात कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस की, तो जो इन्फ्लेम मेनिंजेस होते हैं उसमें बहुत सारी दवाइयां क्रॉस नहीं कर पाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो भी एक चैलेंज हो जाता है। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब केसेस में। आपको क्लिनिकली आपको रिलाई करना पड़ेगा पेशेंट को देख करके, उसके क्लिनिकल फाइंडिंग, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, इन सब पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी जो होती है, टीबी एक ऐसी बीमारी है सर जो कि आपके बाल और नाखून को छोड़ करके शरीर के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि बाल और नाखून में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता इसलिए टीबी का बैक्टीरिया वहां नहीं पहुंच पाता है। बाकी उसके अलावा किसी भी ऑर्गन को, चाहे आंख हो चाहे नाक हो चाहे मुंह हो, आपका लीवर किडनी स्प्लीन, किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। तो जो लंग्स की टीबी होती है उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और जो लंग्स के बाहर की कोई से भी टीबी का इन्वॉल्वमेंट होता है हम उसको एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। फीमेल, अगर मैं जेनेटोजेनिक ट्यूबरकुलोसिस की बात करूं तो ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है, और हमारे देश में इनफर्टिलिटी का जो मुख्य कारण है वो टीबी ही है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं इनफर्टिलिटी में कि गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा उसको किसी साइड के लिए लाइकली टू बी ट्यूबरकुलोसिस, उसने हिस्टेरोस्कोपी किया, उन्होंने देखा कि यूट्रस में बहुत सारे फाइब्रोटिक स्टेंट दिख रहे हैं, फाइब्रस स्टेंट दिख रहे हैं, तो हम एटीडी दवाई चालू करते हैं और कई बार वो सक्सेस भी हो जाता है। तो फीमेल्स में ये बहुत ही चैलेंजिंग है डायग्नोसिस करना, स्पेशली अगर यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस है आप डायग्नोस भी कर सकते हो। कई बार ये ओवरियन मास जैसा प्रेजेंटेशन होता है टीबी का, फलोपियन ट्यूब में ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, तो डिपेंड अपॉन, कई बार हम उसको सैंपल निकालना पड़ता है, लेप्रोस्कोपी करवाते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर सर्जन से, वो लेप्रोस्कोपी करते हैं, वहां से मटेरियल बाहर निकालते हैं, वो देते हैं ये टीबी है अब इसको ट्रीट करिए। तो इसमें फिर ट्रीटमेंट में भी इसका लंबा ड्यूरेशन को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कई बार पेशेंट को हमको 12 महीने 18 महीने तक भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ अगर हम हड्डी की टीबी की बात करें, स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, तब हमको लंबा स्टेप देना पड़ता है। तो जो की चैलेंज है वो है आपका डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टिश्यू बायोप्सी निकालना, और दूसरा चीज ट्रीटमेंट का पार्ट। आप मेरे ख्याल से सहमत होंगे मंजीत जी? जी सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। सर मेरा एक सवाल और था इसी से जुड़ा हुआ है कि जो जेनेटल टीबी है फीमेल्स का, वो वहां पर कैसे माइक्रोबैक्टीरिया वहां कैसे पहुंचता है? लंग्स का तो हम समझ में आ गया भैया, हमने किसी और ने छींका खासा हमने सूंघ लिया, बट जेनेटल टीबी का जो है वो कैसे स्टार्ट होता है बीमारी वाला? जो मोड ऑफ स्प्रेड है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का फॉर एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वो लंग्स से ही होके जाता है। तो पहले जब भी किसी को टीबी होती है तो जो प्रिंसिपल रूट ऑफ इन्फेक्शन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का है वो है लंग्स। अब सांस लेने से फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों की जो पेरिफेरल पार्ट होते हैं वहां पे वो गॉन्स फोकस बनाती है सबसे पहले। कई बार गॉन्स फोकस का फेट आगे होता है कि वो कई बार ग्रैनुलोमा बन जाती है और हील हो जाती है, पता भी नहीं चलता पेशेंट को टीबी हुआ। बाद में वहीं से वो ग्रैनुलोमा रिएक्टिवेट होता है, ब्लड में आता है, और टीबी का बैक्टीरिया जो है एक पर्टिकुलर किसी फोकस में जाकर के लॉज होता है, वहां मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ये हो गया पहला मोड ऑफ इन्फेक्शन उसका। दूसरा कई बार क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी टीबी के इन्फेक्शन के लिए होता है। स्पेशली हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो हम क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, स्किन टीबी की बात करते हैं। तो लूपस वल्गैरिस स्किन में टीबी का फॉर्मेट होता है, वो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है। थर्ड थिंग, अगर मान लीजिए किसी मेल में जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस है, सपोज पेनाइल ट्यूबरकुलोसिस है, उसके पेनिस में टीबी का बैक्टीरिया है, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स इट कैन स्प्रेड टू द फीमेल जेनेटल पार्ट्स आल्सो। सो दिस रूट ऑफ ट्रांसमिशन आल्सो नोटिफाइड इन बुक्स। तो ये 3 तरह के ट्रांसमिशन, बट 98% केसेस में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही डिसेमिनेशन होता है टीबी की बैक्टीरिया का। जी मंजीत जी। सर जी मंजीत, कोई जरूरी नहीं है कि उसको पल्मोनरी टीबी है। जी मंजीत जी। हेलो मंजीत सर, मेरा कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसको पल्मोनरी टीबी हो तो तभी उसको जेनेटल टीबी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं।
जी, मतलब 98% केसेस में पल्मोनरी टीबी ही जेनेटिक में बनता है। कई बार क्या होता है, आप सीटी स्कैन कराएंगे पेशेंट का तो आपको नंबर नहीं मिलता है, और तो पेशेंट क्लोजली आप देखोगे तो एक आध फोकस दिख भी जाता है। तो हम जब भी कोई एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आता है तो हमारा पहला काम होता है कि प्राइमरी सोर्स को ढूंढने का। तो हम पेशेंट का एक्सरे करके देखते हैं, अगर एक्सरे में कोई फाइंडिंग मिल जाता है तो विल कंफर्म कि दिस पेशेंट ये टीबी ही है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में अगर मान लीजिए आप टीबी का सस्पेक्ट कर रहे हो किसी पेशेंट को, तो हम एक्सरे या फिर सीटी स्कैन जरूर करिए उसका। इट विल गिव्स द क्लू, आपको क्लू देता है कि भाई ये टीबी का फोकस है एक्सरे के ऊपर में, यहाँ पे एचआरसीटी में अपर लोब में यहाँ पे एक पैच पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये यहीं से डिसेमिनेट हुआ होगा और ये टीबी ही है। तो ये होता है जी। हाँ डॉक्टर नरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा कुछ पूछना चाहेंगे आप? आप लोग अब कंटिन्यू किए। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में कुछ प्रैक्टिशनर जो जुड़े हुए वो प्रश्न करें। उपेंद्र जी हैं, अगर अच्छा। प्रश्न करना चाहे तो, और भी किसी के कोई क्वेरी होंगी। हाँ, जो ऑडियंस में से कोई लोग जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर रोशन राठौर जी हमारे बीच में है, प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, ऑडियंस, हेलो। हाँ बोलिए। सर मुझे 2015 में सर सर्दी खांसी बुखार हुआ था, और अब इलाज कराने के बाद अब मेरा एक नाक जाम रहता है सर रात में सोने समय। ओके, देखिए ध्रुव जी, आपका ये कारण जो होता है वो एलर्जी की वजह से होता है, जो एलर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो एलर्जी जो होती है वो 60-70% केसेस में ये अनुवांशिक होती है। मतलब आपकी फैमिली में, मामा की फैमिली या फिर चाचा की फैमिली, पापा या मम्मी की फैमिली, किन्हीं न किन्हीं को पक्का कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम रहा होगा, और वो फिर इनहेरिटेड होके आपके में आता है। 20-30% केसेस में एक्वायर्ड होता है। जैसे आप घर में मान लीजिए बहुत सारे कोई एलर्जी सस्पेंडेज यूज कर रहे हैं, परफ्यूम यूज कर रहे हैं, अगरबत्ती यूज कर रहे हैं, कोई पालतू जानवर है, कोई पालतू पक्षी आपके घर में आ रहा है, जैसे कबूतर वगैरह आते हैं, तो इससे भी एक राइनाइटिस होती है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस का आप उसको एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, मॉन्टेलोडोसिपेजिन ले सकते हैं उसको। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें एक स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं एलर्जी का, और उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से प्रकार का एलर्जन है, आपका एरो एलर्जन है कि फूड एलर्जन है, क्या चीज है वो। और फिर डिपेंड अपॉन दैट हम उसमें इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोथेरेपी मतलब होता है कि जो भी एलर्जी टेस्टिंग के बाद आपकी एलर्जी या सब्सटेंस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका प्रिपरेशन बनता है, सबसे लोवेस्ट डोज से बनता है, और धीरे धीरे हम उसका डोज आपको बढ़ाते जाते हैं। या तो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, और आजकल तो ओरल फॉर्म में भी आता है, जिप के नीचे छोटी सी गोली रखनी होती है, टैबलेट रखनी होती है, और इसका डोज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जिससे आपका शरीर टॉलरेंस डेवलप करता है उस एलर्जी के अगेंस्ट में। तो अगर आपको इन दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है तो आप इम्यूनोथेरेपी करा सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है रायपुर में। जी ध्रुव जी। और कोई ऑडियंस क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हमारे पास डॉक्टर रोशन राठौर जी उपलब्ध है, प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन मेकाहारा से। और कोई ऑडियंस का क्वेश्चन? डॉक्टर रोशन जी, एक प्रश्न मैं और यहाँ पे चाहूंगा कि लोगों को निश्चित रूप से एलर्जिक प्रॉब्लम तो है, और उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। और जिस तरह से जिनको डस्ट की एलर्जी है या किसी को किसी प्रकार की धूल की एलर्जी है, अब ऐसी कंडीशन पे उनको जो सांस लेने की तकलीफ है या फेफड़े कुछ जाम से हो जाती है, ऐसा दिक्कतें हैं लोग, तो इस कंडीशन में फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए, फेफड़े को थोड़ा सा और फैलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा सलाह आपकी तरफ से? देखिए, जो एलर्जी की जो समस्या होती है उसका, जैसे मैंने अभी बताया, अभी क्वेश्चन आया था कि मुझे नाक बंद हो जाता है, तो उसमें इम्यूनोथेरेपी एक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम जो एलर्जी है उसके लिए हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं कि भाई अब एलर्जी आ रहा है, तो हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं कि अब थोड़ा डोज बढ़ाएं, फिर थोड़ा डोज बढ़ाएं। ऐसा करते 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 वो 60-1.5 साल का थेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी। तो उसके एंड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको उस एलर्जी के अगेंस्ट में आपकी बॉडी में इओसिनोफिल्स बन जाते हैं, उसके आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसके अगेंस्ट में, एलर्जी के अगेंस्ट में, तो आपको एलर्जी शिकायत नहीं रहती है। ये ट्रीटमेंट हम अस्थमा और एलर्जी दोनों में करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि फेफड़ों कैसे रखें, क्योंकि एलर्जी ही आगे चल के अस्थमा का कारण बनती है। जब ये एलर्जी फेफड़ों में पहुंचती है, सांस लेने में तो सूजन होती है और सांस सिकुड़ती है, इसको हम अस्थमा बोलते हैं। तो पहला चीज है को आपको अपनी एलर्जी को पहचानना, आइडेंटिफाई करना है, मुझे किस चीज से एलर्जी हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, मुझे पॉपकॉर्न से एलर्जी है, ये मुझे कैसे पता चला कि जब भी मैं मूवी देखने जाता था, मूवी देख के आने के बाद मेरे हमेशा सर्दी जुकाम हो जाता था, नाक बंद होना, छींक, बहुत फ्रीक्वेंट स्नीचिंग होती थी, बहुत छींक आती थी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा क्या इंसिडेंस होता है कि वो मूवी हॉल का जो थिएटर है वहां के एयर कंडीशन से प्रॉब्लम है, कि मैं कुछ खा रहा हूँ,
क्या चीज का। जब धीरे मैं चीजें एक्सप्लोर करते गया कि मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फिर मैं कोल्ड ड्रिंक लेना बंद किया, पॉपकॉर्न खाना बंद किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार मेरे एलर्जीज नहीं हो रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे रियलाइज किया कि ये मेरा एलर्जी का कारण जो है वो पॉपकॉर्न है। तो फिर मुझे समझ में आ गया मैं पॉपकॉर्न से दूर रहता हूँ, तो मेरा एलर्जी बहुत हद तक मेरा कंट्रोल है। तो ये एक सिंपल वे है कि आप किन किन चीजों से आपका रूटीन एक्सपोजर हो रहा है, उसके 6 घंटे 10 घंटे पहले एलर्जी में आने की आप उसका एक चार्टिंग करिए, और जब नेक्स्ट टाइम कोई इंसिडेंस होता है तो फिर से चार्टिंग करके दोनों चार्टिंग को आप मैच करिए, तो उसमें पक्का कुछ ना कुछ ऐसा चीज निकल ही जाएगा आपके साथ में जो आपको एलर्जी कारण बनेगा। तो ये सबसे इजीएस्ट और सबसे इकोनॉमिक वे है अपने एलर्जी को आइडेंटिफाई करने का, और सिंपल सा फंडा, आप एलर्जी से दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि विटामिन सी युक्त चीजें आप लीजिए, विटामिन ई युक्त चीजें आप खाइए, बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप विटामिन सी लेंगे तो आप एलर्जी से दूर रहेंगे। तो ऐसा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एलर्जी को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए और उससे दूर रहिए। डॉक्टर गोपेंद्र साहू जी जुड़े हुए हैं, कोई क्वेश्चन? संतोष साहू जी डॉक्टर जुड़े हुए हैं, कोई क्वेश्चन है आपके पास? डॉक्टर रोशन राठौर जी के लिए चेस्ट फिजिशियन हमारे पास जुड़े हुए हैं। गोपेंद्र साहू जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए सर। नमस्कार। नमस्ते सर बहुत सारे देखने में पेशेंट आते हैं, जैसे छोटे बच्चों को इनहेलर चल रहे हैं तो पेरेंट्स उसको कंटिन्यूस देते रहते हैं, फिर बच्चे स्टेबल हो जाते हैं तो बंद कर देते हैं। उन लोग सोचते हैं कि ज्यादा लंबा टाइम देने से उसको और तकलीफ ना हो करके, जी, क्या हैबिट हो जाएगा करके। तो सर क्या बंद करते हैं फिर उस बच्चे को परेशानी हो रहा है, उसमें कितनी इफेक्ट होता होगा उसके लंग्स पे? जी देखिए, पहले चीज तो मैं बताऊं कि इनहेलर जो है वो आदत नहीं बनाती है, ये फोबिया है हमारे सोसाइटी में कि पंप आप किसी को एडवाइस भी करो तो बोलता है पंप क्यों दे रहे हो मुझे, इससे आदत पड़ जाएगी। अब भाई बीड़ी सिगरेट दारू तो है नहीं जिससे एक बार लोगों की आदत पड़ जाएगी, तो ये आपकी एक जरूरत है। मैं चश्मा लगाता हूँ तो ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो मुझे दिखेगा नहीं ये चीज। तो सेम वे इनहेलर्स में क्या होता है, आपकी सांस नली में सूजन हुई है, इनहेलर्स उसको सूजन को रिलीव करता है और आपके सांस की नली को मेंटेन रखता है। तो इनहेलर्स लेने से कोई बुरा हाल नहीं होता है। दूसरी चीज, बच्चों में क्या होता है ना जी, अस्थमा का एक टिपिकल पैटर्न होता है वैक्सीन लेने का, जो इनिशियली 8 से 20 साल तक के एज में अस्थमा बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सरबेट होता है, लेकिन 20 साल के बाद में ये अस्थमा किसी किसी में परमानेंटली खत्म हो जाता है। ये आता भी है तो 30-40 साल बाद के एज में आता है। तो ये कहना कि भाई बच्चों को भी इनहेलर देते रहना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन अभी यही होता है। इवन जो हमारी जो जीना है, ग्लोबल एक सोसाइटी है अस्थमा के लिए, वर्ल्ड वाइड जीना जिसको हम बोलते हैं, वो भी रिकमेंड करती है कि अब हर अस्थमेटिक को रेगुलर इनहेलर लेना है, क्योंकि एक स्टडी की गई थी वर्ल्ड वाइड में, जिसमें 1 लाख अस्थमेटिक पेशेंट को इनरोल किया गया था स्टडी में। उसमें आधे लोगों को इनहेलर्स रेगुलर बेसिस पे दिया गया था और आधे लोगों को एसओएस मतलब जरूरत के हिसाब से इनहेलर दिया गया था जब दिक्कत होगी तब। तो एंड ऑफ 10 इयर्स की स्टडी थी, 10 साल बाद यह देखा गया कि जो रेगुलर इनहेलर ले रहे थे उनमें जो स्पायरोमेट्री फाइंडिंग एफयू था वो मेंटेन था, नॉर्मल था। लेकिन जिन्होंने एसओएस इनहेलर लिया था, जो 50% पॉपुलेशन ने, उनके में लंग फंक्शन में काफी चेंजेस आए थे, उनके लंग फंक्शन बहुत पुअर हो गए थे। तो अभी रिसेंट जो रिकमेंडेशन है अस्थमा के लिए वो यही है कि आपको इनहेलर्स लेने ही हैं। ये समझिए कि आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया इनहेलर जो है, आप उसको भी लेते रहेंगे तो आपकी जो 50 साल की बाद वाली जिंदगी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। अदरवाइज फिर वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाएगा 50 साल के बाद, फिर वो ऑक्सीजन थेरेपी पर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। तो अभी रिसेंट रिकमेंडेशन यही है कि आप इनहेलर्स रेगुलर लीजिए और ये बिल्कुल सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनहेलर्स के। जी थैंक यू सर। पेरेंट्स पे हाँ राजन जी पूछिए, और कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, यही रहता है कि पेरेंट्स अक्सर यही वो बताते हैं कि देते रहते फिर अचानक बंद कर देते, फिर बच्चा अचानक बीमार हो गए फिर हॉस्पिटल भागते हैं। तो पेरेंट्स को कितना भी समझाओ ये थोड़ा सा है यहाँ पे। तो ये काउंसलिंग का पार्ट है जी, ये हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा। पेरेंट्स के मदर को, फादर को ये चीज बतानी पड़ेगी कि आप अगर इनहेलर्स नहीं देंगे इनको तो आप इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि अगर उसका अस्थमा अच्छे से कंट्रोल नहीं रहेगा तो ना तो वो क्लासरूम में अटेंटिव हो पाएगा, ना तो अपनी दूसरी एक्टिविटीज अच्छे से कर पाएंगी। तो ओवरऑल बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो अस्थमा पे डिपेंड रहता है, उससे प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं है। तो ये हमें पेरेंट्स को काउंसलिंग करके बताना पड़ता है ये सारी चीजें। तो आप ऐसे कोई मरीज आपके हैं तो आप उनको काउंसलिंग करिए इस चीजों के लिए कि स्ट्रिक्टली इनहेलर देने हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट है अस्थमेटिक से बच्चों के आते हैं, हम उनको काउंसलिंग ये चीज करते हैं कि पहले चीज तो उनको बीमारी बारे में समझाते हैं कि बीमारी है क्या अस्थमा, क्योंकि जब तक उसके पेरेंट्स उस बीमारी को जानेंगे नहीं तब तक ये होता रहेगा। कई बार तो जो गरीब पेशेंट होते हैं वो बिकॉज इनहेलर्स थोड़े कॉस्टली आते हैं दूसरे मेडिकेशन से, तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कई बार इनहेलर को क्विट करना पड़ जाता है, वो खैर दूसरा मैटर है। लेकिन इग्नोरेंस जो होता है वो बहुत बड़ा घातक है बच्चों के लिए। तो ये काउंसलिंग ही आपको इसमें हेल्प कर पाएगा। जी थैंक यू सर।
और कोई ऑडियंस से क्वेश्चंस डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर रोशन राठौर जी हमारे पास जुड़े हैं, प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियंस। नहीं तो इनहेलर की बात आई है डॉक्टर साहब। हाँ पूछिए, और कोई पूछना चाह रहे हैं? सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी सर, कभी कभी पेशेंट लेके आते हैं। हाँ जी सर, कभी कभी पेशेंट लेके आते हैं, खांसी के लेके ब्लड आते हैं, उसका कुछ सिम्टम्स रहता है क्या सर? जी देखिए, खांसी में अगर खून आ रहा है उसके बहुत सारे कारण होते हैं जी। स्पेशली अगर यंग पेशेंट है, 50 साल से कम उम्र के हैं, तो उसमें जो टीबी है वो प्रमुख कारण होता है खांसी में खून आने का। और अगर मान लीजिए 50 साल की ज्यादा उम्र के हैं और उनको स्मोकिंग की हिस्ट्री है, स्मोकिंग सिगरेट का स्मोकिंग हिस्ट्री है उनका, तो लंग कैंसर जो होता है वो प्रमुख कारण है। तो हम जो रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं उसमें हमको दो ही कारण सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, टीबी और कैंसर। तो अगर हेपेटाइटिस कोई पेशेंट लेके आ रहा है और अब हिस्ट्री है उसकी, खांसी की हिस्ट्री है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते की हिस्ट्री है उसकी, 7 दिन 15 दिन की खांसी आ रही है बोल रहा है पेशेंट जो है, तो पक्का आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना है टीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ओल्ड पेशेंट है, 50 साल के ऊपर है, तो कैंसर को भी, लंग कैंसर को दिमाग में रखना है और हमें उसके अकॉर्डिंग उसको वर्कअप करना है। जी संतोष जी। उसका एज 36 तक आसपास था सर, कार्सिनोमा था उसका, चेस्ट तक करवाया था। हाँ, आजकल क्या है ना कि यंग पेशेंट में भी कैंसर की बार हमको मिल जाता है, वो सीटी स्कैन एक्सरे में बहुत इजीली पिकअप हो जाता है। थैंक यू जी रोशन सर, 2 चीजें निकल के आई हैं कि जो कोरोना काल में अपन ने देखा कि स्टेरॉइड के इनहेलर का भी काफी उपयोग किया। हमारे बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक यहाँ जुड़े हुए हैं, शहर से भी जुड़े हुए हैं। तृतीय लहर आती है तो जो हम स्टेरॉइड के इनहेलर का कब उपयोग करें या स्टेरॉइड की टैबलेट का क्या उपयोग करें, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि बीच में स्टेरॉइड के इनहेलर डॉक्टरों ने काफी चालू किए थे, आप लोग ने भी क्या उसका उपयोग किया, कृपया इस बारे में बताएं। देखिए, इसका ना एक कंसेप्ट जो आया था वो एक स्टडी के थ्रू आया था कि जो अस्थमेटिक पेशेंट्स थे जो इनहेलर्स ले रहे थे उनमें कोविड के सिम्टम्स बहुत ही मिनिमल आए थे। तो इसलिए जो थर्ड रिकमेंडेशन आई, थर्ड एम्स का जो रिवाइज हुआ था गाइडलाइन, उसमें इस बात को डाला गया कि इनहेलर्स देने जाने हैं। खैर इवन हम लोग तो पहले से इनहेलर्स दे रहे थे कोविड पेशेंट्स को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए, तो उसमें अच्छे रिस्पॉन्स हमको देखने को मिले थे। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड, स्पेशली बुडेसोनाइड की स्टडी हुई थी, उसमें ये पाया गया था। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड का कोविड में रोल है, रोल इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट रोल नहीं है। मतलब ये ना सोचे कि ये एंटीवायरल इफेक्ट नहीं है इसका बुडेसोनाइड का। ये क्या करता है, जब आप इनहेलर लेते हो तो जो लंग्स की सीडिंग हुई रहती है फेफड़ों में वायरस की, तो वहां पे जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सूजन होता है, उसको वो इनिशियल स्टेज में ही कम कर देता है। तो अगर मान लीजिए वायरस का जो इन्फ्लामेशन है स्टार्टिंग स्टेज से ही कम हो जाता है, तो जो साइटोकाइन स्टॉर्म आने के चांसेस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ने के चांसेस हैं, वो बहुत हद तक पहले से कम हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको आप माइल्ड डिजीज में ही दीजिएगा। मॉडरेट और सीवियर डिजीज में इसका कोई रोल नहीं है। माइल्ड डिजीज मतलब जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स होते हैं, जो सैचुरेशन नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी ठीक है, उनमें आप रेकमेंड करिए बुडेसोनाइड इनहेलर को। सीवियर केसेस में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज, एक सिस्टमिक स्टेरॉइड होती है, इसे हम टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो टैबलेट इंजेक्शन भी अभी अगेंस्ट यूज में आया हुआ है। पिछले बार हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड चला, 30 दिन 40 दिन तक हायर डोसेज में भी स्टेरॉइड देना पड़ा। तो इसका भी कोई खास रिकमेंडेशन कोविड में नहीं है स्टेरॉइड का, बट कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला कंसेप्ट था कि स्टेरॉइड हम पेशेंट को दे रहे हैं। खैर अभी भी हम पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट रिकमेंडेशन है स्टेरॉइड देने का, आपको 0.1 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से स्टेरॉइड को लोडिंग डोज चालू करना है। कई बार पेशेंट आते हैं जो पेरिफेरी सेंटर्स होते हैं, वहां पे टैबलेट फॉर्म में हम देते हैं, लेकिन ये मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में लो डोज का स्टेरॉइड देने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर मान लीजिए आप स्टेरॉइड देना है पेशेंट को, तो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में देना है आपको, माइल्ड में स्टेरॉइड खाने के लिए नहीं देना है या इंजेक्शन नहीं देना है। ये बात को ध्यान रखिएगा। गांव की प्रैक्टिस में कोरोना काल में हमने देखा कि लोग डेक्सामेथासोन का पहले से उपयोग करते हैं। गांव के प्रैक्टिशनर फीवर के पहले दिन इन्होंने डेक्सामेथासोन चालू कर दिया तो केस कुछ बिगड़े, ऐसा समझ में भी आया। इस बारे में कुछ जानकारी आप दर्शकों को दे तो अच्छा रहेगा कि पहले दिन फीवर में स्टेरॉइड का उपयोग तुरंत ना करें, जैसे कि बाद में आप लोग बताते हैं कि 6 से 7 दिन बाद ही उसका उपयोग का कुछ फायदेमंद सौदा हो सकता है। इसका कंसेप्ट यही है जी कि स्टेरॉइड कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट तो है नहीं है। आप अगर डे 1 में स्टेरॉइड पेशेंट को देते हो, पहले दिन से फीवर आया और आप उसको डेक्सामेथासोन दे देते हो, बीटामेथासोन दे देते हो, बेटनीसोल या फिर डेक्सामेथासोन, तो वो आपको इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है और वो वायरस को फ्लेयर अप करता है। मींस क्या होता है, जब वायरस आपके शरीर के अंदर जाती है तो 1 से 5 दिन का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो रेस्ट करता है। 5वें दिन के बाद से वो मल्टीप्लिकेशन फेज में आता है और वो
जो डे 7 डे 8 होता है उसमें ऑलमोस्ट 90% उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया होता है। लेकिन जो डे 8 डे 9 के बाद में एक्चुअल जो डिजीज प्रारंभ होता है वो होता है इन्फ्लामेशन की वजह से। उस फेज में इन्फ्लामेशन में ही स्टेरॉइड का रोल है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको डे 7 डे 8 के बाद में ही स्टेरॉइड देना है। अगर आप उसके पहले स्टेरॉइड दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी बॉडी जो है वायरस के अगेंस्ट में एक्शन लेती है, जो फाइगोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, आप उसको टेम्परली सप्रेस कर रहे हो स्टेरॉइड दो करके, तो आप वायरस को एक एनवायरमेंट प्रदान कर रहे हो कि आप मल्टीप्लाई करो और अच्छे नंबर में बढ़ो बोल करके। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये होता है कि आपको डे 8 के बाद में ही स्टेरॉइड को स्टार्ट करना है। अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं देना है, और वो भी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में ही देना है। माइल्ड स्टेज में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। जी शैलेश जी। जी, जो लोग सुन पा रहे हैं यहाँ से, वो डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल ध्यान रखें, शुरुआती स्टेज पे थर्ड लेयर में भी स्टेरॉइड का उपयोग ना करें। 8वें से 90वें दिन में भी माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज में आप उसको, जब इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है तो चालू करें। सर, जब इतनी बात हो गई है तो द्वितीय लहर में हमने देखा था, हमने अपने क्षेत्र में और भी कई जगह फेविपिराविर का यूज हमने काफी लोगों ने किया था, पर फेविपिराविर में भी डॉक्टरों के ओपिनियन भिन्न भिन्न थे कि भाई कुछ काम की दवा नहीं है, एंटीवायरल नहीं है, पर जब लोगों को दी गई तो फायदा भी हुआ। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेज जो क्रिएट हुआ है। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में जैसे पहले HCQI हट गई, फिर आपने बोला कि फेविपिराविर काम की नहीं है, किसी को दिया गया तो बोले 8-9 गोली खाएंगे तो कैसे खाएंगे, तो पेशेंट एक्सेप्टेंस में उसकी कमी दिखाई दी। फिर रेमडेसिविर आया, अब बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर काम की नहीं है। तो इस कंफ्यूजन की स्टेज में हम थर्ड लेयर को लड़ेंगे कैसे सर? चाह रहा हूँ कि कुछ बड़ी भी हो जाए, जो हम ये दवाई काम की है, ये दवाई काम की नहीं है। दिस ऑल डिपेंड अपॉन द स्टडीज। जो स्टडी आती है हम उसके हिसाब से बात करते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग चलती है, मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। सिंपल एग्जांपल बताऊं इवरमेक्टिन का। इवरमेक्टिन इज अ वंडर ड्रग फॉर कोविड, ठीक है। WHO ने बोल दिया कि कोई काम की दवाई नहीं इवरमेक्टिन। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था कि भाई आपको रेमडेसिविर को प्रमोट करना था, फेविपिराविर को प्रमोट करना था, आपने सिंपल चीप सस्ती सुंदर दवाई को आपने डिफेम कर दिया उसको। बट अभी आया है कि दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग। तो इवरमेक्टिन के साथ यही चीज होता रहता है कि जैसे फेविपिराविर हमने बहुत से लोगों को दिया है, फेविपिराविर बहुत से लोग अच्छे भी हुए हैं। अब ये कह पाना मुश्किल है कि फेविपिराविर ने उस पेशेंट को कोविड को ठीक किया कि वो पेशेंट का खुद से इम्यून सिस्टम ठीक हुआ। बहुत सारे पेशेंट आप देखे होंगे गांव में भी जिन्होंने कभी कुछ कोविड का ट्रीटमेंट लिया ही नहीं, घर में 4 लोग पॉजिटिव थे और 4 लोग बगैर कोई दवाई खाए भी ठीक हुए हैं। तो वो उनका इंटरनल बॉडी का डिफेंस है कि आप कैसा उससे वायरस के अगेंस्ट में आप लड़ रहे हो। तो हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं जो स्टडीज आती है उसके हिसाब से। तो जो फेविपिराविर पहले जब लॉन्च हुई थी, FDA ने अप्रूव किया था उसको फेविपिराविर को, तो उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी के आधार पर उसको अप्रूवल दिया था। सेम वे इवरमेक्टिन का भी दिया गया था, क्योंकि इवरमेक्टिन का इन विट्रो मतलब लैब में उसका इफिकेसी था कोरोना वायरस को किल करने के लिए, लेकिन एक्चुअली जब बाद में भी आया कि इट्स गुड ड्रग। वैसे ही रेमडेसिविर के लिए आया कि पहले आपने फर्स्ट वेव के बाद में आपने WHO ने भी ये बोल दिया कि रेमडेसिविर इज यूजलेस ड्रग, उसका कोई रोल नहीं है। बट हमने जब यहाँ पे ट्रीट किया था तो रेमडेसिविर बहुत अच्छा काम किया लोगों में, लेकिन वो तब था जब आपने अर्ली स्टेज में दे रहे हो। तो सारी दवाइयां, चाहे इवरमेक्टिन की हम बात कर लें, चाहे हम फेविपिराविर की बात करें, चाहे हम रेमडेसिविर की बात करें, ये सारी तीनों की एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। वायरस को जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको रोकने का काम करती हैं ये तीनों दवाइयां। तो इसके रोल तभी हैं जब आप पेशेंट्स को विद इन 7 डेज आप इसको इंट्रोड्यूस करते हो पेशेंट्स में। अब पेशेंट को मान लीजिए 10 दिन बाद आप दे रहे हो फेविपिराविर को, तो उसमें कोई काम नहीं करेगा। तो अगर आप हिस्ट्री लीजिए पेशेंट का, अगर उसको लगता है कि अब 7 दिन के अंदर की हिस्ट्री है उसकी, तभी आप फेविपिराविर, इवरमेक्टिन या फिर रेमडेसिविर का यूज करिए। डे 10 के बाद में इन तीनों दवाइयों का कोई रोल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है तो वो है उसका बॉडी का इन्फ्लामेशन, जो लोग जो सुन पा रहे हैं फेसबुक के जरिए से बहुत चाहे वो इस बात को समझे कि थर्ड लेयर में भी यदि कोई कोरोना की लहर आती है तो बुखार आने से तुरंत अपने चिकित्सक को मिले, चिकित्सक को छोड़ दें कि क्या वो दवाई यूज करना चाह रहे हैं, पर तुरंत अपने आप से मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खाए। सर, बीच में एक कार्सिनोमा लंग आपने बोला था सर, तो ये एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आप जानते हैं कि रायपुर बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, अपने छत के ऊपर काला धूल जम जाता है, तो लंग कैंसर का इंसिडेंस छत्तीसगढ़ में कितना है और आपने बहुत केसेस देखे हैं क्या, या इस क्षेत्र में लंग कैंसर की भी कुछ पेशेंट्स मिलते हैं, या फिर उसके जो आप लोग टारगेट थेरेपी कराते हैं या एडवांसमेंट आज रायपुर में भी लंग कैंसर का उपलब्ध है क्या सर? जी बिल्कुल। जो इंडस्ट्रियल जो डस्ट होते हैं
जो केमिकल्स होते हैं वो कार्सिनोजन होते हैं बहुत सारे। जैसे मैंने पहले ही अपने जब स्टार्ट किया मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है जैसे बालको हो गया, आपका कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, हमारे रायपुर में भी जो इंडस्ट्रीज है सिलतरा हो गया, चंदखुरी के साइड में बहुत सारे जो काम करने वाले होते हैं वो हमारे पास आते हैं, और लंग कैंसर उनमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो आज रायपुर में भी लंग कैंसर को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने की पूरी क्षमता अवेलेबल है। इवन हमारे मेडिकल कॉलेज में भी ब्रोंकोस्कोपी हम जो करते हैं, नाक के रास्ते हम फेफड़ों में पहुंचते हैं और वहां से लंग्स के टिश्यू निकालते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। बायोप्सी के बाद रिपोर्ट में कंफर्मेशन आता है कि लंग कैंसर है। दूसरी मशीन जो आती है वो है थोरेकोस्कोपी। हम क्या करते हैं, कई बार जो लंग कैंसर है वो फेफड़े के किनारे साइड में होता है जहाँ ब्रोंकोस्कोपी नहीं पहुंच पाता, तो हम थोरेकोस्कोपी करते हैं। वहां पे थोरेकोस्कोपी करके जो पानी भरा हुआ है उसको भी निकालते हैं, साथ साथ में बायोप्सी निकालते हैं। और तीसरी परक्यूटेनियस बायोप्सी, तो ट्रूकट लंग बायोप्सी ये भी करते हैं। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ऑल वैरायटीज ऑफ, चाहे रेडियोथेरेपी हो चाहे कीमोथेरेपी हो, ये सारी चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि रायपुर में भी लंग कैंसर के इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक कारण ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस अब आया इन चीजों के लिए। पहले क्या होता था, खांसी में खून आ रहा होता था तो बंदा कहीं से कुछ दवाई खाया चुपचाप बैठ जाता था, लेकिन अब लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आया, भाई खांसी में खून क्यों आया, हमको तो उसको वर्कअप करना है, देखना है। तो पेशेंट जो है जांच कराते हैं, सिटी स्कैन आज अवेलेबल है। आज आप देखेंगे कि पहले सिर्फ जो बड़े शहरों में था, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, इतने में सिटी स्कैन अवेलेबल थे। रायगढ़ में भी नहीं था, रायगढ़ में तभी भी आया है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज आप यकीन नहीं करेंगे कि सिटी स्कैन हर लगभग कस्बों में पहुंच चुका है। तो ये एक प्रमुख फैक्टर है कि सिटी स्कैन लोग करवा रहे हैं। जहाँ पे एक्सरे में कुछ डाउट लगता है तो वहाँ जो फिजिशियंस हैं वो सिटी स्कैन रिकमेंड करते हैं, लोग सिटी स्कैन करा भी रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ केसेस की डायग्नोसिस बढ़ी है सर। तो जितना जल्दी आप डायग्नोस करते हैं उतनी जल्दी लंग कैंसर की प्रोग्नोसिस अच्छी है। तो इट्स गुड साइन कि सिटी स्कैन भी अब रिमोट एरिया से मिलने चालू हो गए हैं। जैसे बहुत मुझे खुशी होती है कि राजिम हो गया, गरियाबंद हो गया, बेमेतरा हो गया, कवर्धा, सब जगह पे सिटी स्कैन अवेलेबल है अभी की डेट में। तो उससे नंबर ऑफ पेशेंट्स की डायग्नोसिस बढ़ रही है। जी सर, धन्यवाद। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ भी हमारा आज बहुत एडवांसमेंट हो गया, लंग कैंसर के भी ट्रीटमेंट हो गए। सर लंग कैंसर में हमने सुना जब कुछ टैबलेट फॉर्म में भी दिया जाता है, वो कैसे संभव हो पाता है? कुछ टारगेट सेल को आप अचीव करते हैं, भेजते हैं, तो कैंसर्स में टैबलेट का भी आजकल उपयोग हो रहा है, ये भी एडवांसमेंट यहाँ अवेलेबल है क्या सर? जी बिल्कुल अवेलेबल है। जैसे लंग कैंसर में बहुत मोर देन 200 टाइप के फेफड़ों के कैंसर होते हैं। तो अब उसमें मान लीजिए स्पेशल वैरायटी हम एडिनोकार्सिनोमा की बात करें, अगर किसी का लंग बायोप्सी में या प्लूरल फ्लूइड में रिपोर्ट में या कहीं से और टिश्यू बायोप्सी में अगर मान लीजिए एडिनोकार्सिनोमा आता है तो हम उस एडिनोकार्सिनोमा को EGFR म्यूटेशन की स्टडी के लिए भेजते हैं। अगर वो EGFR पॉजिटिव आता है उसका, तो वो जेफिटेनिव टैबलेट जो आती है उसके लिए वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर होती है ये, जो कि एक जो कैंसर के सेल्स होते हैं उसमें टारगेट जीन पे जाके अफेक्ट करती है और उस कैंसर सेल के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये जेफिटेनिव, इफिटेनिव, मेसिमर्टिनिव सारी मेडिसिन रायपुर में आज डेट में अवेलेबल है। तो वो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। जब भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, तो एक कन्वेंशनल रेजिम हम बोलते हैं और एक एडवांस रेजिम बोलते हैं। कन्वेंशनल रेजिम मतलब जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, सिस्प्लेटिन, कार्बाप्लेटिन, टॉसिटैक्सिल, ये सारी चीजों का। लेकिन जो एडवांस थेरेपी है ये होती है टारगेट जीन थेरेपी। ये आपके जीन्स लेवल पे काम करती है, जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है वहां पे। जैसे जब मैंने बताया आपको जेफिटेनिव, इफिटेनिव, मेसिमर्टिनिव, ये सारी दवाइयां आज में रायपुर में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे लोगों को ये दी जा रही हैं। इवन मेकाहारा हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से भी ये मुफ्त में दिया जा रहा है, लोगों को जेफिटेनिव मिलता है वहां पे। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जब हम लोग पढ़ाई करा करते थे तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे। आज हमारा रायपुर इतना आगे बढ़ गया है कि लंग कैंसर की टारगेट थेरेपी भी यहाँ पे हो गई। उनकी जेनेटिक स्टडी करके डॉक्टर्स लोग ये पता लगा लेते हैं कि किस म्यूटेशन से हुआ है, और उसकी जो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी दवा गई जिसमें निप करके आखिरी में वो भी अवेलेबल हो गई है। सर एक चीज और बताएंगे, पोस्ट कोरोना में, अब पोस्ट कोरोना में आपको लंग्स के कैसे पेशेंट्स मिल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है? लंग फाइब्रोसिस के कितने केस, क्योंकि ये पोस्ट कोरोना स्टेज में, क्या आपके पास कोरोना के बाद आपकी OPD में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है क्या? लोग फेफड़ों की समस्याओं से परेशान होकर आपके पास पहुंच रहे हैं क्या? धन्यवाद सर। ये एक्चुअली पोस्ट कोविड फेफड़ों की फाइब्रोसिस जो उन लोगों में ज्यादा मिल रही है सर, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी या जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो उन लोगों में ज्यादा मात्रा में फाइब्रोसिस के केसेस दिख रहे हैं।
कि जो घर पे रहे हैं, होम आइसोलेशन में ठीक हुए, उनमें फाइब्रोसिस के चांसेस बहुत रेयर हुए हैं। इवन कई बार ये देखा गया है कि सर अगर सिटी का स्कोर 11 से नीचे है तो उनमें फाइब्रोसिस नहीं हुआ है। जिनका सिटी स्कोर 15 या 15 के ऊपर गया है उनमें ही फाइब्रोसिस देखने को मिली है। और एक चीज मैं बताऊं सर कि लंग फाइब्रोसिस जो होता है ना, वो खुद से ठीक हो रहा है, इट विल टेक टाइम ओनली। जैसे जैसे आप टाइम गुजरते जा रहा है, फेफड़ों की फाइब्रोसिस खुद से रिवर्स होती जा रही है। फर्स्ट वेव में हमने ये चीज देखा था कि पहली वेव के बाद अभी भी हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको टाइम ने ठीक किया था, ना कि कोई मेडिसिन ने। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम निंटेटेनेब या फिर पर्फेनिडोन दवाइयां हम जो पेशेंट को दे रहे हैं फाइब्रोसिस रोकने के लिए, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो मोस्टली आज के जो सेकंड वेव में हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उनमें वो पेशेंट है पोस्ट कोविड के जिनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, जो घर पे ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो ओपीडी वाले पेशेंट ऐसे बहुत कम आ रहे हैं फाइब्रोसिस के, लेकिन वो पेशेंट ज्यादा है सर जिनको ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हुए थे और बाइपैप थेरेपी जरूरत पड़ी थी या इंट्यूबेट हुए थे और अभी भी वो ऑक्सीजन पे हैं। तो ओपीडी पेशेंट्स फर्स्ट वेव की तुलना में लंग फाइब्रोसिस के बहुत कम है इस बार जो है वो ज्यादा मॉरिबॉर्न पेशेंट है जिनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। सर धन्यवाद सर। ऑडियंस से कोई क्वेश्चंस? संतोष जी, डॉक्टर नरेंद्र जी। सर मेरा सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे पोस्ट कोविड है, कुछ टेस्ट है जैसे आईजीजी एंटीबॉडी है, सीआरपी है, सीटी है, सीबीसी है, तो ये सर पोस्ट कोविड में कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इसमें? सर देखिए कि ट्रीटमेंट पार्ट की हम बात करें तो मैं ये सब टेस्ट को रिकमेंड नहीं करता सर। एक्चुअली अगर मान लीजिए एक्टिव फेज में कोविड है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके बढ़े थे, तब वो ये जस्टिफाइड है कि आपने पेशेंट को डी-डाइमर बढ़ा हुआ था, आपने रैपिड टेस्टिंग करा के जानना चाहा कि उसका कितना कम हुआ। लेकिन अगर एक बार वो नॉर्मल आ जाता है, चाहे वो डी-डाइमर की बात करें, सीआरपी की बात करें, तो रिपीट पोस्ट कोविड में ये कहीं पे जस्टिफाइबल नहीं है सर, डी-डाइमर इसको बढ़ाएगा अनटिल अनलेस और डिजीज ना हो इसको। इवन पिछले बार कार्डियोलॉजिस्ट जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया था, उन्होंने कि आपको कम से कम 3-4 महीने तक आपको पेशेंट को ब्लड थिनर्स देने हैं, चाहे रिवारोक्साबेन हो, चाहे ओरल हो, जो भी हो देना हो, वो रिकमेंडेशन था। बट अभी जो रिसेंट रिकमेंडेशन ये आई है कि जो लॉन्ग टर्म ब्लड थिनर हो, चाहे रिवारोक्साबेन हो, चाहे पेक्सिबेन हो, चाहे डेबिगेट्रॉन हो, इनका कोई खास रोल नहीं है सर इसमें ब्लड थिनर का। तो अगर आपका पोस्ट कोविड में पेशेंट का डी-डाइमर लेवल नॉर्मल है, पेशेंट हाइपोक्सिक नहीं है, अच्छा से कम कर रहा है, देयर इज नो नीड टू गिव ब्लड थिनर्स अनटिल अनलेस अगर पेशेंट आपका मॉरिबॉन्ड है, मान लो वो चल फिर नहीं पा रहा है, बेड में बहुत ज्यादा टाइम तक बिता रहा है, तो डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो डीवीटी प्रोफिलैक्सिस के लिए आप ब्लड थिनर यूज कर सकते हैं। तो रूटीन सीआरपी डी-डाइमर का पोस्ट कोविड में ज्यादा कोई रोल नहीं है सर। हाँ, लेकिन सीआरपी एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड में ही सीआरपी बढ़ेगा, पोस्ट कोविड में अगर इन्फेक्शन होगा तो भी सीआरपी बढ़ेगा। तो आप सीआरपी ज्यादा डिपेंड मत रहिए। कोई पेशेंट अगर फीवर लेके आता है तो पोस्ट कोविड में सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आप सिंपल एंटीबायोटिक दीजिए और एमोक्सिसिलिन क्लोरानिक एसिड दे दीजिए, सेफोडॉक्सिन क्लोरानिक एसिड दीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। जी जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आज मंच पे मिल रही है। और कोई ऑडियंस डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए? डॉक्टर शैलेश, डॉक्टर गंभीर सिंह जी को मैं देता हूँ ना, मेरा मोबाइल ले लीजिए, मंच पे लाइए। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी को दे रहा हूँ, थोड़ा सा गंभीर सिंह जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। लीजिए सर मोबाइल। हाँ डॉक्टर नरेंद्र जी, बीच बीच में चूंकि आप रास्ते में हैं तो आवाज कट रही होगी, हम लोग समझ पा रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ शैलेश भैया, आ रही आवाज? हाँ आ रही सर, आवाज आ रही सर। कॉमन सवाल है मेरी तरफ से। जी सर। जैसे हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तमाम सारे जो लोग हैं, किसान हैं, खेती में काम करते हैं, और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी खेत में जाती हैं काम करने के लिए। अभी इसके बाद में पानी गिर गया, खेती काम चालू होने वाला है, तो अभी बहुत सारे लोगों को या तो स्ट्रांगली कोविड हुआ है या फिर सब क्लिनिकल कोविड हुआ है, उनके ट्रीटमेंट अलग अलग मॉडलिटीज से किए गए हैं। अब वो सारे लोग अभी फिर से खेत में काम करने के लिए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है रोशन कि उनको कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए? कुछ आप रिकमेंड करेंगे कि क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो, अभी थर्ड वेव की बात हो रही है तो ऐसे जो लोग हैं ज्यादा प्रभावित होंगे, उस पर जरा थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालें।
सर बिल्कुल सही कहा सर आपने कि क्योंकि हमारे पास जो गांव अभी जो दूरस्थ एरिया है वहाँ पे कोविड के केसेस अभी भी हैं सर। रायपुर शहर में तो कम हुए हैं नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी जैसा कंसेप्ट आ गया, इसकी वजह से कोविड के केसेस कम हुए हैं। लेकिन अभी पेरीफेरीज में कोविड के केसेस हैं सर। हमारे पास पेशेंट आते हैं, कोई सिक पेशेंट भी आता है, कहीं से रेफर होके भी आ रहे हैं, तो कोरोना भी पेरीफेरीज एरिया में है। तो सर उनको मेरा यही सुझाव रहेगा सर कि वो अभी भी, क्योंकि सर काम तो करना है, खेती तो करना है सर, तो आप घर पे तो नहीं बैठे रह सकते हैं किसी को, तो उनको रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि जब भी आप जाएंगे तो वहां पे भी मास्क का जरूर यूज करिए सर। आप कपड़े का मास्क यूज करिए और उसको घर ला करके तुरंत धोइए उसको, नेक्स्ट डे के लिए आप फ्रेश मास्क पहनिए। जहां तक कोशिश हो सके आप तो अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है आपको। अब जब भी बाहर आते हैं तो फ्रिक्वेंटली आपको साबुन से हाथ धोना है, स्पेशली एंटीबैक्टीरियल साबुन से आपको हाथ धोना है। लाइफ बॉय, डेटॉल, सेवलॉन जो भी आपके पास अवेलेबल उससे हाथ धोना है। किसी भी साबुन का उतना ज्यादा खास अच्छा असर नहीं है सर जितना कि एंटीसेप्टिक साबुन का है। तो कोशिश ये करिए कि आप जब भी साबुन से हाथ धोएं तो एंटीबैक्टीरियल साबुन से आप हाथ धोइए, एंटीसेप्टिक साबुन से हाथ धोइए। और जहां तक कोशिश हो सके आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, थोड़े से भी फीवर या हरारत जैसे लक्षण आते हैं आपको किसी को भी, तो आप बिगड़ देर किए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए तुरंत ही। अब जैसे आपको हरारत शाम को लगा कि ये मत सोचिए कि आज तो बारिश हो गई तो मैं भीग गया या भीग गई तो मेरे को हरारत जैसा लगा, ये नहीं सोचना है आपको। अपने आप को इमीडिएटली आपको आइसोलेट करना है और ताकि आप दूसरों को इन्फेक्शन ना फैला सकें। तो आइसोलेट होंगे, फिर वहां पे आप डॉक्टर से संपर्क करिए। और सबसे बेस्ट है सर इवरमेक्टिन, प्रोफिलैक्सिस थेरेपी में भी काम करता है। तो इवरमेक्टिन टैबलेट आप ले सकते हैं प्रोफिलैक्सिस के लिए। 12 mg HS करके 3 डेज आप ले लीजिए उसको। तो अगर कोरोना भी है तो बहुत हद तक वो कंट्रोल हो जाता है। फिर आप अपना, तो अगर फीवर परसिस्टेंट है तो RT-PCR टेस्ट करवाइए और डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो प्रोफिलैक्सिस की बात में सर तो इवरमेक्टिन ही एक रिकमेंडेड ड्रग है जो कि प्रोफिलैक्सिस में भी यूज होता है। इसका डोज सर डे 1, डे 3, डे 7, डे 31 का होता है। अगर आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में भी आए हैं और आप प्रोफिलैक्सिस तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका थेरेप्यूटिक डोज में लीजिए 12 mg BD के हिसाब से इसका डोज लीजिए 3 डेज to 5 डेज के लिए। इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा सर। तो अभी भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ कोविड प्रिवेंशन एक ही है सर, मास्क, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग सर। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं और करूंगा। एक सामान्य सा व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ये छाती में, फेफड़े में पानी भर जाता है और बार बार इनको पानी निकलवाना पड़ता है। ये क्या सर, क्या चीज है और कैसे? सर जो रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन होता है सर, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें जो ट्यूबरकुलोसिस है वो भी एक बार कारण होता है, क्योंकि प्लूरा में जो एटीटी ड्रग्स हैं उसका पेनिट्रेशन उतना जल्दी नहीं हो पाता है, वो फिर लेट आउट रिस्पॉन्ड करते हैं कई बार वो, तो एक कारण वो भी होता है सर। लेकिन अगर रिकरेंट इफ्यूजन हो रहा है सर, अगर 6 महीने से लगातार होते जा रहा है, तो वो कैंसर की तरफ ज्यादा शक करता है सर कि आपको उसको रूल आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम थोरेकोस्कोपी करते हैं सर, प्लूरल फ्लूइड को साथ में से निकाल के डायग्नोसिस भी करते हैं और साथ में प्लूरा से बायोप्सी निकालते हैं सर थोरेकोस्कोपिक करके, तो जस्ट टू रीच द डायग्नोसिस कि कारण क्या है उसका, कैंसर है कि ट्यूबरकुलोसिस है या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, क्या चीज है सर। तो उनको प्लीज सर आप एडवाइस ये करिए कि वो एक बार थोरेकोस्कोपी कराएं, थोरेकोस्कोपी में बायोप्सी उनका निकालने के जांच के लिए भेज देंगे। कई बार सर 20% केसेस में प्लूरल फ्लूइड का कलेक्शन जो रिकरेंट होता है वो अनडायग्नोस्ड होता है, तो समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, बट होता रहता है। इन सच कंडीशन सर हम उसमें प्लूरोडेसिस करते हैं। प्लूरोडेसिस मतलब हम एक एजेंट डालते हैं जो कि प्लूरा में एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और उस प्लूरल कैविटी को एक तरह से वो बंद कर देता है, जो प्लूरा में छेद होते हैं उसको प्लूरोडेसिस बोलते हैं सर। वो हम उस पेशेंट में करते हैं जिसमें अनडायग्नोस्ड प्लूरल इफ्यूजन या फिर जो कैंसर डायग्नोस्ड हो चुके हैं एडेनोकार्सिनोमा वगैरह, तब भी हम प्लूरोडेसिस करते हैं सर, जिससे उन्हें बार बार जो है जमाव वो कम हो जाता है सर या बंद हो जाता है उनके में सर। सर एक प्रश्न और यहाँ पे अच्छा चले सर, आप प्रश्न ले लीजिए, मैं बाद में लगा रहा हूँ। डॉक्टर साहब अभी क्या हो रहा है, जो हमने छत्तीसगढ़ में युवाओं को देख रहे हैं, ये गूगल ज्ञान के कारण बहुत सारे 10 में से 8 युवाओं से मैंने पूछा वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो, तो युवा ज्यादा मोबाइल पे जुड़े हुए हैं, तो उनका नहीं साहब वो स्पुतनिक आएगा तो लगाऊंगा या कोवैक्स मिलेगा तो लगाऊंगा, अब कोविशील्ड नहीं लगाऊंगा करके वो टाले जा रहे हैं। तो सर आप यहाँ से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो वैक्सीन उपलब्ध है भैया उसको लगा ले, तो स्पुतनिक के चक्कर में मत पड़, स्पुतनिक लाइट के चक्कर में मत फंस। क्योंकि मैं अभी 10 युवाओं से पूछ चुका हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ, कि आपने वैक्सीन लगाया, तो सब मोबाइल में गूगल ज्ञान से एकदम भरपूर, एकदम लवरेज रहते हैं, एकदम हल्की सी स्माइल देके बोला सर वो स्पुतनिक लाइट आने वाला है, फर्स्ट डोज, सिंगल डोज, तब मैं लगाऊंगा। तो सर आपका ओपिनियन,
आम जनता के लिए चलते चलते अब संध्या की बेला, रात्रि की बेला भी हो चली है, इस बारे में लोगों को संदेश जरूर दीजिए सर। सर मेरा तो यही सुझाव रहेगा सर, और निवेदन रहेगा आप सभी से कि जो भी वैक्सीन आज आपके लिए अवेलेबल है आप वो लगवाइए। आप स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना इन सब के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि उसका जो स्पुतनिक आ रहा है उसका भी प्रॉपर डाटा हमारे पास नहीं है अभी भी। इंडियन पॉपुलेशन में उसकी कैसे कितना एफिकेसी है ये कोई डाटा अभी तक हमारे पास नहीं है। तो आप वो व्हाट्सएप, गूगल ज्ञान को आप किनारे रखिए। अपना सरकार आपकी हित के लिए काम कर रही है, तो अभी अब वैक्सीन सेंटर जो नंबर ऑफ सेंटर्स भी बढ़ गए हैं, और कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों अच्छे वैक्सीन हैं, दोनों सुरक्षित हैं और दोनों असरकारक हैं। तो आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आप स्पुतनिक आप एक लगा रहे हैं, उसके बाद सेकंड डोज कब मिलेगा आपको नहीं पता है वो चीज का। तो जो सेकंड डोज अवेलेबल है आपके लिए, आप उसके लिए लगाइए ना। कि कोवैक्सीन तो आप आज लगाओगे तो आप एक सेकंड डोज पक्का मिलेगी आपको, सरकार आपको एक डोज लगा के छोड़ेगी नहीं, आपको दूसरा डोज पक्का दिलवाएगी। लेकिन स्पुतनिक की बात की गारंटी नहीं है कि आपको सेकंड डोज मिलेगा, या स्पुतनिक लाइट कितना इफेक्टिव आपके लिए है, क्योंकि ये रशियन वैक्सीन है, उसकी स्टडी इंडियन पॉपुलेशन पे नहीं है, उसकी स्टडी रशियन पॉपुलेशन पे है। तो आप स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना इनके चक्कर में मत रहिए। हाँ, लेकिन जब आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, तीनों इजिली अवेलेबल है आज के डेट में, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना मन से लगवा सकते हैं, आपकी जो चॉइस है। लेकिन अभी आप प्लीज स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना इनके चक्कर में मत आइए। आप जो भी अवेलेबल है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, आज के आज ही या कल में जाकर आप वैक्सीन लगवाइए, ताकि आपको सेकंड डोज मिल जाए। याद रखिए कि वैक्सीन का सिंगल डोज आपके लिए कोई काम का नहीं है। सेकंड डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, और उस बीच में अगर मान लो 1 महीने के अंदर में कोरोना का थर्ड वेव आ गया, तो फिर आप कहीं से प्रोटेक्टेड नहीं हो। अगर आप दूसरा डोज लगा लिए रहोगे तो आप कुछ हद तक प्रोटेक्टेड तो हो। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन लगवाना है, ताकि आप थर्ड वेव जो आने वाली है उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, आपकी बॉडी तैयार रहे, एंटीबॉडीज आपके शरीर में मौजूद रहे कि कोरोना से फाइट कर सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो भी अवेलेबल मिल रहा है दोनों लगवाइए। जी धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि थर्ड वेव बस दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ब्रिटेन से निकल के अपने तरफ बढ़ रही है, तो भाई कोवैक्सीन और कोविशील्ड के भी झगड़े में ना फंसे, जो अवेलेबल वैक्सीन को तुरंत लगाएं। डॉक्टर नरेंद्र कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ सर, एक प्रश्न और आया है कि सुबह सुबह इनको कफ निकलता है, सुबह जो उड़ते तो हल्का सा कफ आता है, खांसी नहीं आती है, केवल एक खखार में कफ आता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ सर, जो अर्ली मॉर्निंग कफ होता है वो जनरली स्मोकर्स कफ बोलते हैं सर, जो ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनमें 90% केस मिलता है सर। और सेकंड क्या होता है ना सर, कि थोड़ा बहुत कफ हर किसी का है, क्योंकि बहुत एयर पोल्यूशन जगह में रहते हैं, बहुत सारे एलर्जीज हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, तो रात में आप जब सो जाते हैं तो जो ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन होता है वो रिटेन रहता है, क्योंकि ना तो एक्सपेक्ट कर पाते हैं ना तो वो एब्जॉर्ब हो पाता है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर थोड़ा बहुत कफ आ रहा है या तो एक बार खस कर निकाल रहे हैं आप, तो जस्ट ट्रैकियोब्रोंकियल क्लियरेंस है सर, तो उसके लिए नथिंग टू वरी। हाँ, लेकिन आपको दिन परेशान कर रहा है, कफ बल्कि आगे जा रहा है, तब ये बिल्कुल जांच का विषय है। और ऐसा अगर 2 हफ्तों से ज्यादा हो रहा है तो एक बार से वर्कअप करने की जरूरत है जी। मगर सर इनका एक मैसेज आया, ये बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पीते हैं, करीबन बोल रहे हैं कि 10 साल हो गए छोड़े हुए। 10 साल छोड़े हो गया, तो सर एक बार वर्कअप करना पड़ेगा। पहले एक स्मोकर है तो कोई सीओपीडी की तरफ तो नहीं जा रहा है, इनका वर्कअप करना पड़ेगा सर इनका। जी 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 जी, चलिए डरेन जी 8:30 बज रहे हैं, ऑडियंस से कोई क्वेश्चन हो तो ले। हाँ सर, वैसे ऑडियंस कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? डॉक्टर साहब का भी 8:30 बजेगा, हमारे भी प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव में हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं। जी सर, और मैं भी अपने पड़ाव में पहुंच चुका हूँ सर, आप लोग को चर्चा करते करते मैं पेंड्रा उतर चुका हूँ। जी जी, तो मतलब आप लाइन पे हैं अभी? हाँ सर, अब रहेगा नेटवर्क, बीच में करीबन 15 मिनट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो थोड़ा सा मंच को संभालते हुए ऑडियंस से क्वेश्चन ले लें हम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमारे बीच में से किसी को कोई डाउट है इस आज की बैठक का? हेलो, प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मुझे एक पूछना था कि आजकल नेजल ब्लॉकेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, तो सर उसके लिए कौन सा इनहेलर या कौन सी मेडिसिन आप प्रेफर करेंगे? सर नेजल स्प्रे जो होते हैं वो एलर्जिक राइटिस में हम प्रिवेंट करते हैं, तो आप फिर स्टार्ट कीजिए एजालास्टिन और फ्लुटिकाजिन प्रोपियोनेट से, और उसको 52 पूरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है सर कि बहुत सारे अलग कंपनियों के आते हैं, आपके पास तो पता होगा, तो स्टार्ट करिए एजालास्टिन और फ्लुटिकाजोन के कॉम्बिनेशन से, और 15 डेज बाद या तो उसको प्लेन फ्लुटिकाजोन या फिर मोबेटाजोन में उसको कन्वर्ट करिएगा। रिसेंट रिकमेंडेशन है।
डॉक्टर नरेंद्र जी कुछ और बोलना चाहेंगे? शायद मेरी आवाज डॉक्टर नरेंद्र जी तक नहीं पहुंची। हाँ नरेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर शैलेश जी और डॉक्टर रोशन को भी बोलूंगा। मैं अभी ये पेंड्रा में हूँ और हमारे बीच में डॉक्टर सुल्तानिया जी है, एमडी मेडिसिन है, तो साथ में खड़े हैं। और हमारे डॉक्टर रोशन जी देखिए सामने खड़े हैं, जस्ट फिजिशियन है डॉक्टर। और डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट है, काफी पुराने हैं और फैमिली फिजिशियन है। तो देखिए डॉक्टर शैलेश कुछ रूबरू होना चाहेंगे डॉक्टर सुल्तानिया जी के साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर वैक्सीनेशन ड्राइव कैसा है वहाँ? वैक्सीनेशन तो ठीक चल रहा है सर फिलहाल। जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होता है लगता है फिर 1-2 दिन का गैप हो जाता है। अभी फीवर के केस और आ रहे हैं क्या सर? नहीं सर, फीवर के केस तो ऑलमोस्ट नील हो गए हैं, बहुत कम, एकदम रेयर ही 1-8 ओपीडी आती है फीवर की, बाकी तो पूरे नॉर्मल पेशेंट ही आ रहे हैं। सर आप लोग द्वितीय लहर में सब दवाइयाँ इस्तेमाल किए सर? जितनी भी रेमडेसिविर की वहाँ मारामारी हुई क्या सर? जैसे रायपुर शहर क्षेत्र। नरेंद्र जी पूछेंगे द्वितीय लहर में वहाँ दवाइयों की कमी महसूस की गई क्या? जैसे रायपुर शहर में ट्राई हो गई थी। यहाँ पे लगभग ऐसा कोई परेशानी नहीं था और जब भी कोई ऐसी दवाइयाँ थी और जो कुछ भी आया था तो फिर बिलासपुर रेफर कर दिया जाता था, दिक्कत नहीं थी। तो सर चलिए और भी रोशन जी निकल गए क्या? देखिए रोशन जी को भी नमस्कार बोलिए। डॉक्टर रोशन जी चले गए हैं मेरे को लग रहा है क्या? हाँ जी जी, मेरे को काफी समय हो चुका है। हाँ जी चलिए आज आप समापन कर दीजिए। समापन बस यूं ही करेंगे। डॉक्टर गंभीर सर जी है। जी सर। सुरेश भैया जी सर। आज जिस ढंग से आप लोगों ने बहुत ही कॉमन ऐसी जो बीमारी जो कि पूरे न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में भी इसके जो मरीज हैं सब तरफ फैले हुए हैं और ये पूरे दुनिया की भी प्रॉब्लम है, उसको जिस अंदाज से आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए और हमारे मंच में जितने लोग हमारे व्यूअर्स थे उनके बीच में पहुंचाया, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, और उसको न सिर्फ कॉमन मैन जो उसको समझ सके, बहुत बड़ी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को एक्सपर्ट के साथ मिलकर सिंप्लीफाइड कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रयास था, बहुत ही बेहतरीन एक आप लोगों का प्रेजेंटेशन था। हम लोग तो थोड़े से कनेक्टिविटी की वजह से कई जगह नहीं जुड़ पाए। सभी लोगों को जो यहाँ पर देख रहे हैं उन सबको साधुवाद। और जिस ढंग से आज शैलेश भैया ने पूरे मंच को एक तरफा संचालन किया हुआ है, ये निश्चित रूप से उनके अपने खुद की विद्वता को दर्शाता है। आज इस मंच में जितने भी लोग जुड़े हुए थे और सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन बना रहे। कल पुनः फिर से 7 बजे सभी लोगों को साथ में लेके और एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ आज सब लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी सर। डॉक्टर रोशन राठौर जी चले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े। डॉक्टर नरेंद्र, कल फिर 7 बजे साथ हम सब